वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बेसिकली हम लोग थर्मल फिज़िक्स का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं और आज सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हीट एंड कैलोरीमेट्री को लेके। जैसा आप जानते हैं कि ये एक ऐसी लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हम ब्रीफली टॉपिक्स को कवर करते हैं। हम लोग ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो जो चीज़ें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए वो चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, जो कि है थर्मल एक्सपेंशंस पे। तो दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा हीट एंड कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री का जो टॉपिक है क्या बेसिकली, मैं इस पे ज़्यादा आपको डेफिनेशंस वगैरह नहीं सुनाऊंगा, बट एक दो चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो समझेंगे। ठीक है, आप जैसे जानते हो कि हीट का एक फंडामेंटल यूनिट है, बेसिकली एनर्जी का ही एक फंडामेंटल यूनिट है जिसे हम लोग कहते हैं कैलोरी। ठीक है, अब कैलोरी क्या होता है थोड़ा समझते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 13.5 टू 14.5। यानी अगर हमारे पास वाटर है ना और उसका टेम्परेचर है 13.5 डिग्री सेल्सियस और उसका मास है 1 ग्राम, ठीक है ना, हम उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं और हम उसका टेम्परेचर बनाना चाहते हैं 14.5 डिग्री। यानी हम चाहते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके लिए हमें कितना हीट देना पड़ेगा, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड एज कैलोरी। सो बेसिकली कैलोरी वो एनर्जी है जो हमें चाहिए होती है ताकि हम 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब एक फंडामेंटल बात समझते हैं हीट के बारे में। शुरू में लोगों को लगता था हीट एक अलग तरह की ही एनर्जी है, कुछ यूनिक एनर्जी है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हीट और वर्क दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बताई गई है। एक चीज़ समझिए, देखिए एक तरह की मशीन है, इसमें सोचो कि जब ये मास नीचे आता है ना, ठीक है, तो इसके नीचे आने से यहाँ पे रोटेशन होती है मोटर में, ये रोटेट करता है ये मोटर, और जैसे जैसे ये रोटेट करेगा ना मोटर, इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, जब ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, व्हेन द ब्लॉक फॉल्स, ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी चेंज होगी, बाय mgh। ठीक, तो इसकी एनर्जी जो चेंज हो रही है ना mgh, हमने देखा इसी एनर्जी की वजह से इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। समझिए मेरी बात, यानी जो एनर्जी वाटर को मिल रही है, एनर्जी विच इज़ गेनड बाय द वाटर, इज़ बेसिकली इक्वल टू जो इसकी एनर्जी में चेंज आया है mgh या डेल्टा एच लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ से पता चला कि बेसिकली एनर्जी और हीट जो है ना, यानी वर्क और हीट जो है ना, वो दरअसल दो अलग अलग क्वांटिटीज़ नहीं है, वो दरअसल एक ही चीज़ है। खैर, इस पे हम बात आगे करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आप लोग पढ़ते हो स्पेसिफिक हीट के बारे में। ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट, व्हाट डज दैट मीन, कितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है अगर हमें 1 ग्राम सब्सटेंस का, मान लो हमारे पास एक सब्सटेंस है, इसका मास है 1 ग्राम, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होगा, ठीक है, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए होगी ताकि हम टेम्परेचर बढ़ा सके यूनिट मास का, 1 ग्राम मास का, कितने डिग्री से, बाई 1 डिग्री, कहाँ पे, 1 atm प्रेशर पे, या फिर 1 केल्विन एट 1 atm। मतलब शॉर्टकट में ऐसे समझो कि अगर हमारे पास 1 ग्राम का कोई मास है, हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो हो गया उसकी स्पेसिफिक हीट। समझ आ रही है मेरी बात, वो हो गया उसकी स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब जैसे आप ऐसे सोचो, जैसे वाटर है, अभी हमने पढ़ा वाटर की एनर्जी अगर हमें 1 डिग्री बढ़ानी है ना, वाटर का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री बढ़ाना है, तो हमें कितनी हीट देनी पड़ती है उसमें, हमें उसमें हीट देनी पड़ती है 1 कैलोरी। सो हम 1 कैलोरी हीट सप्लाई कर देंगे, वाटर का टेम्परेचर 1 ग्राम बढ़ जाएगा। और तुम्हें बताऊं कि 1 कैलोरी जो होती है ना, 1 कैलोरी बेसिकली होती है 4.2 जूल। जब आप 4.2 जूल की एनर्जी सप्लाई करते हैं ना वाटर में, 1 ग्राम वाटर को, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक, तो हम ये नहीं कहेंगे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ बेसिकली 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 4.2 जूल को ही कहते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 4200 केजी पर डिग्री सेल्सियस है ना। आइस का स्पेसिफिक हीट जो होता है ना, वाटर के कंपैरिजन में आधा होता है। ठीक है, मतलब अगर वाटर का है ना 4.2, इसका आधा होता है। ठीक, 2.06 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस।
स्टीम का भी उतना ही होता है, ठीक है। आइस का हम ऐसे लिखते हैं 0.5 कैलोरी, या फिर लिख लेते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, ठीक। अब सोचो किसी चीज़ की स्पेसिफिक हीट अगर कम है, ज़रा मुझे बताओ व्हाट डज दैट मीन। दैट सिंपली मीन्स कि हमें कम हीट देनी पड़ेगी, लेस हीट देनी पड़ेगी, ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, है ना। छोटा सा अमाउंट ऑफ हीट, आपको कम हीट देनी पड़ेगी, तब जाकर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अगर किसी चीज़ की स्पेसिफिक हीट कम है, इसका मतलब है कि वो चीज़ ज़्यादा क्विकली हीट को एब्जॉर्ब करता है। आप हीट देने लगे, उसने तुरंत एब्जॉर्ब किया और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ठीक। दूसरा हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर रैपिडली बढ़ता है। हम बोलते हैं हाँ, जब किसी चीज़ की स्पेसिफिक हीट कम है ना, तो हम बोलते हैं अच्छा इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ रहा है। ज़रा मुझे बोलो क्यों। अरे भाई सोचो, अगर स्पेसिफिक हीट कम है तो थोड़ी सी हीट दे दो और टेम्परेचर अपने आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि दैट बॉडी इज़ एब्जॉर्बिंग द हीट क्विकली, है ना, एंड उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अब ज़रा इसको और समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। लेट अस से, एक मिनट बेटा, थोड़ा और समझते हैं। ठीक है। अब ज़रा मुझे बताइए इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, इसमें कैसे हमने कहा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ज़रा देखना आराम से मैं क्या कह रहा हूँ। अब यहाँ पे सोचो तुम्हारे पास ना एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, तुम ध्यान से सुनना, m इज़ द मास। अभी इसका टेम्परेचर है T, ठीक है, T डिग्री सेल्सियस। आप चाहते हैं कि आप इसे एनर्जी दे दें, ठीक है, ताकि इसी मास का टेम्परेचर जो है वो बन जाए T+1। मतलब आप चाहते हैं इसका टेम्परेचर बढ़ जाए बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो हो गया ना उसका स्पेसिफिक हीट, हम उसे एस से लिखते हैं। एस का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, कितनी हीट देनी पड़ेगी। सपोज क्यू, तो क्यू के लिए एक फॉर्मूला है MS डेल्टा टी, है ना, ठीक। आप ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो ध्यान से सुनो। क्यू का मतलब है कितनी हीट देनी पड़ेगी, है ना। एम का मतलब है मास, एस का मतलब है स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी मीन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। कितनी हीट या कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, ठीक है ना। ये जो एस है ना, एस को मैंने क्या कहा नाम, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैंने अभी बोली आपको, स्पेसिफिक हीट। याद रखना, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द बॉडी पे, ठीक है, बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है। जैसे अभी आपसे कहा गया है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ बेसिकली 4.2 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम, ठीक है। और अगर आप इस तरह से लिखेंगे 4.0200, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा पर डिग्री सेल्सियस पर केजी, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। इसी तरह से स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना बोला गया है, 1/2 कैलोरी, है ना, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यही स्टीम का भी होता है ना, बोला गया है ना अभी। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ख्याल रखना, अगर ऐसे लिखा होगा ना Q = MS डेल्टा टी, जब भी आप सवाल सॉल्व करेंगे, अगर आपने M को लिखा है ना ग्राम्स में, मास लिखा है ग्राम्स में, तो स्पेसिफिक हीट को लिख लेना कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना। या फिर इसको पता है कैसे लिख लेना, इसको लिख लेना जूल्स में। जूल्स में नहीं लिख सकते आप, CGS यूनिट है ना ग्राम, तो यहाँ से भी ग्राम्स में ही लिखना। डेल्टा टी के लिए अगर आप ये यूनिट कर रहे हैं ना यूज स्पेसिफिक हीट का, इसमें आता है ना डिग्री सेल्सियस, तो इसको भी डिग्री सेल्सियस में ही रखना। समझ आई बात, मतलब मैं शॉर्टकट में कहूँ तो वो ये है कि बेटा कैलोरीमेट्री में जितनी इज्जत आपको यूनिट्स की करनी है, उतनी इज्जत किसी और चैप्टर में नहीं है। इज्जत के साथ, एहतराम के साथ आपको कैलोरीमेट्री में यूनिट्स लिखने पड़ेंगे। समझिए बात। चलो क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा आइडिया लगेगा। देखो ज़रा ये पहला सवाल पढ़ लो। आपके पास एक कंटेनर में वाटर है, उसका मास है 2 ग्राम, ठीक है, और आपको बोला गया है कि इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। कितना टेम्परेचर है अभी, 10 डिग्री सेल्सियस, हमें कितना बनाना है, 40 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर। तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। आप बोलेंगे सर सीधी सी बात है MS डेल्टा टी। देखो सर, मास गिवन है 2 ग्राम्स, है ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अभी आप बता चुके हैं 1 कैलोरी
पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी आप देख रहे हो 40 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। तो सर वो आ जाएगा 2, और ये 40 माइनस 10 वो हो गया 30, है ना। तो 60 कैलोरीज। अगर आप जूल्स में लिखना चाहते हैं, आप जानते हैं एक कैलोरी होती है 4.2 जूल्स, है ना। सो आपका आंसर क्या आएगा, Q इज इक्वल टू 60 को मल्टीप्लाई करिए 4.2 से, आपको मिल जाएगा 252 जूल्स। ठीक है। अच्छा, जैसे ये वाला सवाल देखो, ये क्या कह रहा है, कितनी हीट देनी पड़ेगी अगर हमें आइस को, जो कि है -20 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम इसको हीट देंगे और हम इसे बनाएंगे आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा करने में कितनी हीट देनी पड़ेगी। आप सीधा बोलोगे सर ms डेल्टा टी, m इज़ द मास। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ मास कितना दिया गया है, मास हमें दिया गया है 10 ग्राम, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है 10 ग्राम, ठीक। 10, स्पेसिफिक हीट कितना है 1/2। देखो ये भी कैलोरी पर ग्राम है, वो भी ग्राम में। डेल्टा टी का वैल्यू, फाइनल टेम्परेचर 0, इनिशियल टेम्परेचर 20, तो हीट आप दे देंगे, वो आपको मिल जाएगा 5 × 20, यानी वो आपको देना पड़ेगा 100 कैलोरीज। अगर आप जूल्स में आंसर चाहते हैं 100 × 4.2, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 420 जूल्स। तुम्हें बात समझ आ रही है, ठीक। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं तुम्हें बोलूँ बेटा, जब आप ये फार्मूला लगाओगे ना, Q इज इक्वल टू MSDT, है ना, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना, ये फार्मूला वैलिड सिर्फ तभी होगी, वैलिड ओनली व्हेन देयर इज नो फेज ट्रांजिशन। जब फेज ट्रांजिशन नहीं हो रहा होगा, फेज ट्रांजिशन का मतलब है कि स्टेट चेंज नहीं हो रही होगी, स्टेट नहीं होनी चाहिए चेंज, नो चेंज ऑफ स्टेट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सॉलिड लिक्विड बन जाए या लिक्विड गैस बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखो पहले सवाल में ऐसा नहीं हुआ ना, वाटर को 10 डिग्री से 40 डिग्री पे लेके जाओगे तो स्टेट तो चेंज नहीं होगी। देखो यहाँ देखो आइस था -20 पे, फिर आइस ही रहा ना वो 0 डिग्री पे भी, तो स्टेट तो चेंज हुई ही नहीं ना, ठीक। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, ये खास टाइप है, वैसे इस सवाल में एक खास बात है। देखो स्पेसिफिक हीट एक्चुअली कांस्टेंट होती है लगभग, है ना, लेकिन कभी कभी टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकती है। जैसे यहाँ स्पेसिफिक हीट दिया गया है 2T, T मीन्स टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट भी टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है। तो आपको बोलना है बताइए, अगर हम टेम्परेचर को 1 केल्विन से 4 केल्विन लेके जाएंगे, 2 ग्राम मास है, तो स्पेसिफिक हीट की ना हीट कितनी लगेगी। सीधा लिख लो फॉर्मूला, dQ इज MSDT, है ना। Q इज इक्वल MSDT मतलब यही है ना। तो dQ इज M, S का वैल्यू लगा लो तुम 2T, M का वैल्यू भी लगा लो, वैसे M इज 2, ठीक है। dt का वैल्यू अब देखो टेम्परेचर चेंज, वही dt लिख लो। तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dQ 4 इंटीग्रेशन ऑफ t dt, है ना। तो ये आ जाएगा डेल्टा Q, दैट इज 4, ये बन जाएगा T²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ दोगे, टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाकर क्या बनाना है 4 केल्विन, ठीक है। 1 केल्विन से 4 केल्विन आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है। तो सॉल्व करो, दिस विल बी सिंपली 30 कैलोरीज। तो जब आपका स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ चेंज करे तो जस्ट डू इंटीग्रेशन बिना डरे हुए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये बोल रहा है एक हीटर है विच गिव्स हीट एट द रेट ऑफ 100 वाट। एक हीटर है, ये रहा वो हीटर सपोज, इस हीटर का पावर है 100 वाट। इसका मतलब है ये हीटर दे रहा है 100 जूल की एनर्जी पर सेकंड, इसका यही मतलब होता है 100 वाट। अब इसको यूज़ किया गया है हीट करने के लिए 50 ग्राम वाटर को, ताकि उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस बन जाए। बताओ कितने टाइम तक हमें हीट देना पड़ेगा, पानी को कितने टाइम तक हीट करें ताकि टेम्परेचर 20 से 30 बन जाए। आपने कहा सर देखो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। पहली बात आप मुझे बताइए, व्हाट इज़ द एनर्जी सप्लाइड, हीटर ने कितनी एनर्जी दी है। ध्यान से सुनना, एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, पता है ना। पावर क्या है यहाँ पे 100, सपोज मान लो हमने टी टाइम के लिए हीट दिया है,
इस एनर्जी से क्या होगा, यही तो है क्यू। इस क्यू से क्या होगा, क्यू से क्या होगा सर, एम एस डी टी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये है 100 इंटू टी। मास अब देख लो सर, मास गिवन है अपने पास 50, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो आप जानते हो 1, डेल्टा टी इज सर 30 माइनस 20, तो ये आएगा 100 टी इज इक्वल टू 50 इंटू 30 माइनस 10। क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या, मैं गलत कर रहा हूँ, पता है क्यों, क्योंकि मैंने मास को किस में लिखा, ग्राम्स में, स्पेसिफिक हीट को किसको लिखा, कैलोरी पर ग्राम में, लेकिन मैंने गलती ये की कि पावर को मैंने लिखा वॉट में, वॉट मतलब ऐसा यूनिट। अब यहाँ से मैंने एम एस सी जी एस यूनिट में रखा है और वहाँ से मैंने पावर रखा है ऐसा यूनिट में, तो ये बात सही नहीं है बेटा। देखो क्या करना है, मास को रखो तुम किस तरह से, एसआई में, कैसे, 50 ग्राम से ना, इसको डिवाइड करो 1000 से, ठीक है। स्पेसिफिक हीट को रखो ऐसे 4.2, देखो ये बन जाएगा ना केजी, यूनिट लिख रहा हूँ मैं केजी, इंटू ये आ जाएगा ना 4.2 जूल्स पर, 4.2 नहीं 4200 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, और मल्टीप्लाई करो चेंज इन टेम्परेचर 30 माइनस 20 10 डिग्री सेल्सियस, देखो है ना, अब ये बन जाएगा आराम से, ठीक। यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल, 2 0 तो 2 0 कैंसिल, 5 इंटू 42 इंटू 10, तो यहाँ से t का वैल्यू तुम निकालो, मेरा आंसर लगभग 20.8 सेकंड्स के करीब आया है, ठीक है, यानी रफली आप कह सकते हो 21 सेकंड्स, समझ आया, ठीक है। इस तरह से आप ये वाली चीज़ डन कर सकते हो। तो मुझे लगता है स्पेसिफिक हीट का एक अंदाज़ा तो तुम्हें लग गया होगा, ठीक है ना। इस तरह से तुम केमिस्ट्री में भी तो डिफाइन करते हो एक आधा चीज़ें, जैसे आप केमिस्ट्री में नहीं डिफाइन करते मोलर हीट कैपेसिटी, तो कुछ नया नहीं है। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हम टेम्परेचर बढ़ा सके 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का। देखो जहाँ पर यूज़ होता है ना वर्ड स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब है 1 ग्राम, और जहां पे यूज होगा ना मोलर, मोलर का मतलब होता है 1 मोल, है ना। अगर हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसको हम लोग बोल देंगे स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला आपके पास ये है, cm से मैंने लिखा है, दैट इज dq by dt, और n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। असली फॉर्मूला इस तरह से याद रखनी है, dq इज इक्वल टू n यानी नंबर ऑफ मोल्स, cm स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, है तो यही वही यार ms डेल्टा टी, ऐसे चाहो लिख सकते हो ना, n c को लिखो sm स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी है ना, इंटू डेल्टा टी, आया ना वही वापस। अभी लिखा था ms डेल्टा टी, अब लिख रहे हैं ns डेल्टा टी, है ना मोलर में। यूनिट तो तुम जानते हो स्पेसिफिक हीट का, है ना। और शायद तुम्हें ये फॉर्मूला भी बताई गई है केमिस्ट्री में कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, number of moles is equivalent to given mass upon molar mass। मुझे लगता है ये पता होगा, ठीक है भाई, ठीक, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर, ओके गॉट इट सर 100%, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ना एक चीज़ और समझते हैं विच इज़ जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये समझ लिया तो कैलोरीमेट्री तो फिर डन है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, बस यही है कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, थोड़ा ध्यान देना आप। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, इसका मास है m1 और टेम्परेचर है T1। मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m2, टेम्परेचर है T2। सपोज T1 ज़्यादा है T2 से, मतलब ये ऑब्जेक्ट है हॉट और ये वाला ऑब्जेक्ट है कोल्ड। पहला ऑब्जेक्ट दूसरे के कंपैरिजन में हॉट है ना। तो मुझे बताओ तुम जानते हो क्या होगा, एक हीट लॉस करेगा, एक क्या करेगा, गेन। हाँ वेरी गुड, हॉट वाला हीट लॉस करेगा, ये हीट को लॉस्ट करेगा, और वो सारी हीट कौन गेन करेगा, दूसरा वाला। लेकिन ये कब तक चलेगा सर, जब तक, तब तक, हाँ जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। वेरी गुड, अरे तुम तो जीनियस हो भाई साहब। देखो गुड, m1 ये m2, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। सपोज दोनों का टेम्परेचर हो गया TF,
कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल कहता है कि जो हीट एक ऑब्जेक्ट ने लॉस की है वही हीट दूसरे ऑब्जेक्ट ने गेन की है। बस पहले वाले ने जितनी हीट लॉस की है दूसरे वाले ने उतनी हीट गेन की है। ज़रा मुझे बताना पहले वाले ने कितनी हीट लॉस की है। पहले वाले का M1 S1 स्पेसिफिक हीट मान लो, पहले का S1 दूसरे का S2, MS डेल्टा T। पहले टेम्परेचर कितना था T1, बाद में कितना हो गया TF। कौन सा ज़्यादा टेम्परेचर है, पहला वाला, क्योंकि इसने हीट लॉस किया है। T1 माइनस TF इज इक्वल टू दूसरे जिसने गेन किया है उसका मास M2 स्पेसिफिक हीट S2, टेम्परेचर बाद में सर TF फाइनल माइनस इनिशियल इज T1। समझ आया मैं टेम्परेचर्स कैसे लिख रहा हूँ, T1 नहीं T2, है ना ठीक। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, M1 S1 T1 माइनस TF माइनस M2 S2 TF माइनस T2 दैट इज 0। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस M1 S1 TF माइनस T1 माइनस M2 S2 TF माइनस T2 दैट इज 0। माइनस को निकालो कॉमन, M1 S1 TF माइनस TI माइनस ना प्लस M2 S2 TF माइनस T2 दैट इज इक्वल टू 0। या मैं ऐसे लिखूँ समेशन ऑफ MI SI TF माइनस TI इज इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है, यानी आप ऐसे कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास स्पेसिफिक हीट। शाबाश, किस किस चीज़ का, मास स्पेसिफिक हीट फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इन सब का प्रोडक्ट करके 0 आता है। यही है बेटा कैलोरीमेट्री का उसूल, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ याद रखना, समझ लेना, जो फाइनल टेम्परेचर यहाँ आया है ना, that is always equivalent to the always greater or equal to temperature of lower body but less or equal to the temperature of higher body। बस यानी जो इन दो बॉडीज का टेम्परेचर है ना वो हमेशा होगा, फाइनल टेम्परेचर वो हमेशा होगा लोअर वाले से ज़्यादा या बराबर, लेकिन हायर वाले से कम या बराबर। आया समझ? मुझे लगता है ये समझ चुके होंगे आप जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब एक दो सवाल है उनको ले लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना ठीक, थोड़ा जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस करते हैं। वैसे ये उसूल आसान है, मुझे नहीं लगता इनमें कुछ टफनेस है, बट फिर भी चलो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, तुम लोग ध्यान से सुनना। हाँ, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका मास है 1 kg, है ना। इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, इसकी स्पेसिफिक हीट है 2 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है, इसकी स्पेसिफिक हीट है अपने पास, वो है आपके पास 4 कैलोरीज। ओके, 4 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, तो स्पेसिफिक हीट दी गई है आपको। आपसे पूछा है फाइंड द टेम्परेचर व्हेन बोथ बॉडीज आर टचड, बोथ आर टचड। बेटा जब आप दोनों बॉडीज़ को टच करवाओगे ना, तो टच करने के बाद मतलब कांटेक्ट में रहेंगे कुछ दिन कुछ टाइम, हीट कब तक ट्रांसफ़र करेंगे, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता है तब तक। तो सवाल ये कह रहा है कि बताइए आप टेम्परेचर जो है ना वो कितना हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर। देखो हम नहीं सोचेंगे किसने लॉस किया किसने गेन किया, नहीं नहीं नहीं, उतना स्ट्रेस डालना ही नहीं है। पता है अपने पास क्या फार्मूला, वही मास स्पेसिफिक हीट फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इन सब का प्लस करके 0। ज़रा इस वाले का लिखो, मास लिखूंगा मैं ग्राम्स में, इनटू स्पेसिफिक हीट मुझे गिवन है 2, फाइनल टेम्परेचर TF माइनस इनिशियल उसका है 80, प्लस दूसरे वाले का मास 1000, स्पेसिफिक हीट 4, फाइनल टेम्परेचर नहीं पता, इनिशियल टेम्परेचर 30, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा ना 4000, हाँ, TF माइनस 80 माइनस 1000, 4000 है, TF माइनस 30, ये और ये कैंसिल, TF माइनस 80 माइनस TF प्लस 30, तो ये बन जाएगा 2TF इज इक्वल टू 80 और 30 कितना हो गया 110। तो फाइनल टेम्परेचर इज
55 डिग्री सेल्सियस। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है ना? आपको सोचना ही नहीं है किसने लॉस किया किसने गेन किया, बस इक्वेशन लिखते जाओ सीधा का सीधा। ठीक है, मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ आपके लिए। ये देखो है ना, मैंने आपके लिए दूसरा सवाल लिख लिया। अब बताइए मुझे क्या आएगा। एक साइड पे 2 kg वाटर 40 डिग्री पे, दूसरे साइड पे 1 kg वाटर 90 डिग्री पे। अब बताइए टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है ना? अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या कहा मैंने, इक्वेशन डायरेक्ट। 2 kg को क्या लिखोगे 2000, हाँ जी। स्पेसिफिक हीट क्या है वाटर की 1, फाइनल नहीं पता सर, इनिशियल 40 प्लस दूसरे का 1000 सर, स्पेसिफिक हीट 1, फाइनल नहीं पता सर, इनिशियल 90, दैट इज इक्वल टू 0। बस इस एक लाइन को सॉल्व करो, यू विल गेट 170/3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेशन में नहीं करा, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक है ना? ओके, एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला सवाल आपने लिख लिया, अगर नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक और सवाल लेके आया हूँ। वैसे ये इजी है, फिर भी हम इसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अपने पास 3 बॉडीज़ हैं, ए बी और सी। ठीक है, चलो एक सेकेंड है, लेट मी इंसर्ट ए पेज इन बिटवीन। इसमें ना पेज इंसर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ओके, डन 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 डन, ओके 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 ओके। ये है आपके पास, कहाँ गया? अरे देखा, जहाँ इंसर्ट करना था वहाँ हुआ ही नहीं। चलो कोई नहीं, इसके नीचे करेंगे इंसर्ट यहाँ पे। ठीक, हाँ जी, देखो ये है, 3 बॉडीज़ हैं आपके पास। ए, क्वेश्चन को समझिएगा, बी और सी। क्या कह रहा है सवाल? ए का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस, बी का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, सी का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप ए और बी को टच कराएंगे, सवाल को पढ़ लो ज़रा, जब आप ए और बी को टच कराओगे तो फाइनल टेम्परेचर बन जाता है 13 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से जब आप बी और सी को टच कराओगे फाइनल टेम्परेचर बिकम्स 18 डिग्री सेल्सियस। सवाल ये है, ओहो 18 डिग्री, सवाल है कि जब आप इससे और इससे टच कराओगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना बनेगा? अच्छा सर, ठीक है सर, सॉल्व करते हैं, लेकिन सर एक बात बताओ, स्पेसिफिक हीट क्या है इनकी? बेटा नहीं गिवन है। अच्छा सर, मास तो बता दो, सेम मास है। अगर इसका मास m, इसका मास भी m, इसका मास भी m, ज़रा बताओ ना, जब मैं a और b को टच कराऊंगा, इक्वेशन लिखो कैलोरीमेट्रिक की, क्या आएगा? मास m, स्पेसिफिक हीट ऑफ a, फाइनल इज 13, इनिशियल इज 12, 13 - 12 प्लस इसका मास इज m, स्पेसिफिक हीट इज b, फाइनल इज 13, इनिशियल इज 15, दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? m और m कटेगा ना, स्पेसिफिक हीट ऐसे 13 में से 12 तो 1 गया, प्लस 1 आया ना, 13 में से 15 तो 2 आए ना, माइनस एस बी, दैट इज 0। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, एस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स एस बी। ठीक है, इसको कहेंगे 1। अब आप सोचो बी और सी को टच कराया है, सेम तरह से इक्वेशन लिखो, इसका बी का m, स्पेसिफिक हीट, फाइनल इज 18, हाँ, इनिशियल इज 15, प्लस दूसरे का मास, स्पेसिफिक हीट एस सी, फाइनल इज 18 माइनस इनिशियल इज 20, दैट इज 0। m और m काटेगा तो एस पी इंटू 3 इज इक्वल टू, यह आएगा माइनस बनकर तो 2 टाइम्स एस सी, है ना, इसको कहेंगे सेकंड। अब किस किसको टच कराएंगे? ए और सी को। ए और सी को टच कराओगे, जरा ए के लिए इक्वेशन लिखो, m, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, फाइनल टेम्परेचर इज टी एफ। मुझे नहीं पता कि ए और सी को टच करवाने पे टेम्परेचर क्या बनेगा, सपोज टी एफ बनेगा, हाँ, टी एफ माइनस ए का इनिशियल टेम्परेचर कितना है 12, प्लस m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सी, फाइनल टेम्परेचर नहीं पता, पहले वाले दूसरे वाले का ए सी का टेम्परेचर है 20, दैट इज 0, है ना। तो m और m काटा तो ये बनेगा एस ए टी एफ माइनस 12 प्लस टी एफ माइनस 20 इक्वल टू 0। ज़रा यार ये एस ए का वैल्यू लिखना, 2 टाइम्स एस बी, बिल्कुल सर, बाकी आएगा सर टी एफ माइनस 12 प्लस, अच्छा यहाँ एस बी भी है, एस सी भी है, सॉरी, एस सी का वैल्यू लिखना, ज़रा किधर गया किधर गया, हाँ ये आएगा ना 3/2 एस बी, अरे सेकेंड इक्वेशन से टी एफ माइनस 20 दैट इज 0।
एस बी और एस बी काटा, बाकी तो इजी है ना ये, 2f माइनस 24 प्लस 3/2 TF माइनस 60/2 टू 30, दैट इज इक्वल टू 0। एनीवेज मुझे यहाँ पे गर्ज नहीं है कैलकुलेशन का, मैं समझ सकता हूँ। अब यहाँ से आप कर सकते हैं टेम्परेचर TF कैलकुलेट, ठीक है, मसला वो नहीं है, कैलकुलेशन वाली बात नहीं होती है, ठीक है, आप समझ जाओगे। इवन मैं तो इस पे भी श्योर हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपको 3 लिक्विड्स वाले सवाल दे दिए जाए वो भी आप कर लोगे, मतलब ठीक है। एक सीधा सा सवाल, जैसे 10 ग्राम वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, 20 ग्राम वाटर 20 डिग्री पे, प्लस ठीक है सर 20 ग्राम वाटर 30 डिग्री सेल्सियस पे, तीनों को मिक्स किया है, व्हाट इज़ द फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा सर, इसके लिए लिखेंगे 10, स्पेसिफिक हीट तो आप जानते हो 1, TF माइनस इनिशियल इज 10, प्लस इसके लिए लिखेंगे सर 20, स्पेसिफिक हीट इज़ 1, TF माइनस 20, प्लस इसके लिए लिखेंगे सर 20, स्पेसिफिक हीट इज़ 1, TF माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 0। तो सर सिंगल लाइन आंसर, TF इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो सर क्या ये हमेशा वैलिड है बेटा? जहाँ तक बात रही कि सर क्या ये हमेशा वैलिड है, इस सवाल का आंसर तो बहुत आसान है, पता है क्या, ये तब तक वैलिड है जब तक फिजिकल ट्रांजिशन नहीं हो रही, फेज ट्रांजिशन नहीं हो रहा, नो फेज ट्रांजिशन ऑकर, जब तक स्टेट चेंज नहीं हो रही। अच्छा जैसे सोचो कल को तुम्हें बोल देगा कि मेरे पास 100 ग्राम वाटर है, ध्यान से सुनना, एट 100 डिग्री सेल्सियस, और मैंने मिक्स किया है 10 ग्राम आइस एट 0। तुम्हें पता है जब तुम इन दोनों को मिक्स करोगे ना, आइस पिघलेगी, है ना, या फिर स्टीम वाटर बन जाएगी, तो स्टेट इन्वॉल्व हो रहा है ना चेंज, तो फिर ये कंसेप्ट डायरेक्ट नहीं लग सकता, यहाँ पे ये कहानी नहीं चलेगी। सर उस केस में क्या करना है वो अलग बात है, लेट्स नॉट आस्क दैट क्वेश्चन राइट नाउ, है ना, हम उस क्वेश्चन को पूछेंगे लेकिन थोड़ा देर के बाद। पॉज कर लो वीडियो को एंड देन राइट, ओके। आई हैव ए न्यू क्वेश्चन फॉर यू, है ना, इसको ज़रा एक बारी ट्राई कर लो, मेरे ख्याल से अगर आप वीडियो को रोकेंगे और एक बारी थोड़ा अटेम्प्ट मारेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अरे यार थोड़ा दिमाग पे भी जोर दिया करो यार तुम लोग, है ना, आप में जो पोटेंशियल है ना वो किसी में नहीं है ना, बिलीव दिस थिंग, राइट। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक, अब इस ब्लॉक की स्पेसिफिक हीट कितनी गिवन है, 2 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसे हीट किया गया है एक हीटर से जिसका पावर है 200 वाट, है ना, और इसकी एफिशिएंसी है 90%, 90%, ठीक है। फाइंड आउट द चेंज इन टेम्परेचर इन 2 मिनट्स। हमने इसे 2 मिनट तक कंटिन्यूसली चालू किया, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। अगर इसका मास है ना 100 ग्राम, आपको बताना है टेम्परेचर कितना चेंज हुआ होगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज़ द पावर सप्लाइड बाय हीटर, हीटर ने कितना पावर दिया। अरे सर वो तो आपने बोला हुआ था इसी लेक्चर में, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, पावर इज सर 200, टाइम इज सर 120, बिल्कुल, तो वो आ गया सर 24,000 कैलोरीज। क्या वो 24,000 कैलोरीज इससे निकल कर ब्लॉक के पास जाती हैं? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, नहीं जा रही है, नहीं, क्यों, क्योंकि सर एफिशिएंसी है ना 90%, 90% ही ब्लॉक को मिल रहा है, फिर 10% का क्या हो रहा है सर, 10% हीट लॉस हो रही है, 90% तो वाटर को ब्लॉक को मिल रही है, ठीक, अच्छा 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 अच्छा, ओके। सो व्हाट इज द एनर्जी रिसीव्ड बाय ब्लॉक, ब्लॉक को कितनी हीट मिल रही है, ब्लॉक क्यू, वो मिल रही है सर उसको, जो ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना 24,000, उसमें से खाली 90%, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, 90/100 ऑफ 24,000, ठीक है, 24,000, इतनी सारी हीट मिल रही है किसको, ठीक, हमने कहीं गलत तो नहीं किया, हाँ कैलोरीज में कैसे आंसर आएगा, वो जूल्स में आएगा, ऐसा यूनिट है ना, अच्छा, तो इतनी जूल्स हीट ब्लॉक ले रहा है, ठीक है, बिल्कुल, 0 और 2 0 काट सकते हैं, 90 इंटू 240 जूल, ठीक है। अब यही हीट किस काम में आ रही है, टेम्परेचर बढ़ाने में, हीट होती है MS डेल्टा T, बिल्कुल सर। हीट आप देख लो कितनी मिल रही है, 90 इंटू 240, कैलकुलेशन का ख्याल रखते रह जाना, हाँ 100 ग्राम है तो 100 अपॉन 1000,
स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ब्लॉक की स्पेसिफिक है 2 कैलोरीज। 2 कैलोरी को आप बनाओ ना जूल्स में, 4.2 जूल अपॉन यहाँ पे ना ग्राम को लिखो 10⁻³ kg डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर देखना है, फाइंड आउट द चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप डेल्टा टी निकाल लेना। मेरा आंसर आया है 180/7 डिग्री सेल्सियस, तुम्हारा भी यही आएगा, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जिन सवालों में जिन जगह पर फेज ट्रांजिशन नहीं हो रहा, मुझे लगता है उन जगह पे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या मेरा यकीन सही है? तुम कर सकते हो ना? वेरी गुड, मुझे पता था आप कर लोगे, ठीक है। तो ये सवाल जो है ना आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैंने दिखाए, ठीक है। इसी तरह के सवाल आते हैं, इनफैक्ट इससे इजी आते हैं, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम उन सवालों की बात करेंगे जिनमें फेज ट्रांजिशन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। ग्रेट। देखो जिनमें फेज ट्रांजिशन हो रहा है उनमें क्या करते हैं, ठीक है। कहीं आप थक तो नहीं गए, है ना? नहीं, मैं तो नहीं थका, आप लोग की बात है। देखो भाई, जोश कंटिन्यू रखो, है ना, मेहनत कंटिन्यू, तभी तो कुछ हासिल होगा ज़िंदगी में, है ना। अब आप देखिए आराम से क्या मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आपने एक टर्म सुनी होगी, अक्सर इन्वॉल्व होती है, जिसे बोलते हैं लेटेंट हीट। व्हाट इज़ लेटेंट हीट? ज़रा आप खुद से कैप्चुलेट करें जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्लियर तो होगा ना वो चीज़। हाँ, लेटेंट हीट का मतलब क्या है? इसका मतलब है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन ए यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस कन्वर्टेड फ्रॉम वन फेज टू अनदर। देखो आपको समझना है, जब आप किसी चीज़ को हीट दे रहे हैं और उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब ये है कि वहाँ स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ आपको, मान लो तुम्हारे पास कोई सॉलिड है, तुमने इस सॉलिड को हीट दिया, ठीक है, इसका टेम्परेचर टी था। कुछ देर बाद तुमने देखा टेम्परेचर टी ही है, इनिशियल टेम्परेचर भी टी ही था, फाइनल टेम्परेचर भी टी ही है, टेम्परेचर नहीं बदला है। इसका मतलब पता है क्या है? सॉलिड अब लिक्विड बन चुका होगा। समझ आई मेरी बात? तो जो हीट तुमने यहाँ दी है, इससे टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, ये हीट जो है ना जो तुमने दी है, इसे कहते हैं लेटेंट हीट। आई समझ बात? लेटेंट का मतलब होता है हिडन, कोई ऐसी चीज़ जो छुपी हुई हो, ठीक है। जब जब किसी जगह पे हीट देते हैं ना तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, सामने वाले को समझ आ जाता है कि अच्छा हीट सप्लाई की गई है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर नहीं बदलता, ठीक है। तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि हीट दी है या नहीं। अब पता कैसे चलता है? बाद में टेम्परेचर के इन फेज ट्रांजिशन से, ठीक। जैसे तुमने सुना होगा हीट 2 तरह की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हम सिर्फ इनके बारे में बात करने वाले हैं, बस शॉर्टकट में समझो। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए ना, उस टाइम पर जो हीट देनी पड़ती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट, है ना। जैसे अगर तुम्हें 1 ग्राम सॉलिड को कन्वर्ट करना है 1 ग्राम लिक्विड में, मैं आइस की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे तो जो हीट तुम्हें देनी पड़ेगी वो होगी 80 कैलोरीज पर ग्राम। आप 80 कैलोरीज की हीट दो और 1 ग्राम ऑफ आइस बन जाएगा वाटर। 1 ग्राम आइस 1 ग्राम वाटर में बन जाएगा, कब? जब आप 80 कैलोरीज की हीट देंगे, ठीक है। अब वेपराइजेशन का मतलब तुम समझते हो, ठीक, कहाँ से कहाँ, लिक्विड से गैस बनाने में, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप वेपोराइजेशन और इवापोरेशन के बीच का डिफरेंस खुद से पढ़ लेना। अगर आपको वो समझ नहीं आता है ना तो यहाँ लिख लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। वैसे आसान है वेपराइजेशन और इवापोरेशन के बीच का फ़र्क। तो जब 1 ग्राम वाटर कन्वर्ट हो जाता है ना 1 ग्राम स्टीम में, उस टाइम पे जो हीट देनी पड़ती है वो होती है 540। तो 540 इज़ बेसिकली द हीट जो देनी पड़ती है। तो हीट और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ 540 ग्राम पर 540 कैलोरीज पर ग्राम। मैं ऐसे में नहीं लिख रहा, आई एम बिलीविंग दैट यू विल बी एबल टू कन्वर्ट इट इनटू एसआई, ठीक है। अब इतना तो आता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो जैसे हम सॉलिड को हीट देंगे, ठीक है, तो वो कन्वर्ट कहाँ होगा? लिक्विड में। लिक्विड को हीट देंगे तो वो कन्वर्ट कहाँ होगा? गैस में। बस इतना ही तो होता है। रिवर्स करोगे, गैस को कूल डाउन करोगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल डाउन करोगे तो सॉलिड बनेगा। इसे हम बोलते हैं अप ट्रांजिशन। मैं अपनी तरफ से याद रखवाने के लिए कह रहा हूँ, अप ट्रांजिशन। सॉलिड सीधा गैस बनता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और इसे मैं बोल दूंगा डाउन ट्रांजिशन। मैं ये टर्म्स यूज़ करूँगा खुद से, अप ट्रांजिशन और डाउन ट्रांजिशन। ये किसी किताब पे नहीं लिखा, बस ऐसे ही। सो व्हाट इज़ द हीट विच इज़ सप्लाइड? जब हम हीट सप्लाई करते हैं ना सॉलिड में, तो क्या होता है ना, उसके अंदर के बॉन्ड्स टूट जाते हैं
और वहाँ फेज ट्रांजिशन होता है। और ख़ास ख्याल, नो चेंज ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में। अब लिक्विड में क्या होता है, जैसे तुमने लिक्विड को हीट दिया तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है ना, जो सब्सटेंसेस जो मॉलिक्यूल सरफेस पर हैं, उन मॉलिक्यूल्स के पास ऑलरेडी थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उनको और एनर्जी मिलती है और वो कोशिश करते हैं उछलने की, यानी सरफेस को छोड़ने की, लिक्विड सरफेस को छोड़ने की। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर उनको वापस दबा देता है और वो क्या करते हैं ना, वो वापस बेचारे सरफेस पे आ जाते हैं। पहले तो उन्होंने कोशिश की थी उछलने की, लेकिन एटमॉस्फेयर में दबाव डाला और वो वापस आकर बैठ गए। सो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट, दस दे क्रिएट देयर ओन प्रेशर विच इज़ कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। ये तुम्हें केमिस्ट्री में पता है ना, ठीक। लेकिन जब आप कंटिन्यूसली हीट देते जाओगे ना, तो व्हाट विल हैपन, इनके पास इतनी एनर्जी आएगी ना कि अब एटमॉस्फेयर इन्हें दबा नहीं पाएगा और वो एस्केप कर जाएंगे, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि लो भाई हो गया वेपराइजेशन, ओके, ठीक। यही तो करते हो कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, सो मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड, दिस इज कॉल्ड एज इवापोरेशन। समझिए मेरी बात, इससे बोलते हैं इवापोरेशन। अब इवापोरेशन किस रेट पे होता है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। अरे भाई वो केमिस्ट्री में पढ़ा है तुमने, तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ओह नो, आई विल नॉट बी टेलिंग दीज थिंग्स टू यू, ओके, यू नो इट बेटर देन मी इन केमिस्ट्री, ओके। केमिस्ट्री ने आपको ज़्यादा सिखाया होगा, इससे जितना मैं बता दूंगा उससे अच्छा आपको केमिस्ट्री में पता होगा, ठीक है। चलो हम डायरेक्टली कुछ सवाल लेंगे, ठीक, उनसे थोड़ा कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपना मकसद क्या है कि भाई चाहे हमें कितना भी पता हो, अगर हमसे सवाल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिक क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करें। हाँ, ये देखो सवाल बहुत आसान है, ठीक है। आप मेरे साथ थोड़ा ध्यान रखेंगे, कंसंट्रेटेड रहेंगे, तो आपको ये सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई प्रॉमिस, आई गारंटी। कैलोरीमेट्री आप उंगलियों पे ना चाहोगे बाद में, बस थोड़ा सा ध्यान रखो, अभी फोकस रखो थोड़ा सा, ठीक है। देखो भाई गिवन क्या है, आपको बोला गया है कि अगर हमें 10 ग्राम आइस जो कि -5 पर है, हमें उसे बनाना है 10 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो क्या करेंगे। ध्यान से सुनना क्या करना है आपको। पहले आप ऐसे कर लो, एक ब्लॉग बना लो, थोड़ा सा मैं सिखा रहा हूँ। आप क्या करो, 10 ग्राम आइस है हमारे पास एट -5। सोचो जब आप इसे हीट दोगे तो क्या होगा। शुरू में 10 ग्राम आइस कन्वर्ट हो जाएगा, -5 डिग्री है ना, वो बन जाएगा शुरू में 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। पहले तो उसका सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा, -5 से वो आ जाएगा कहाँ पे, शाबाश, -5 से वो 0 पे आएगा, ठीक। फिर उसके बाद पता है क्या होगा, फिर उसके बाद 10 ग्राम आइस कन्वर्ट हो जाएगा 10 ग्राम वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमें क्या चाहिए, 10 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री। फिर जब आप फर्दर हीट करेंगे ना, तो वो बन जाएगा 10 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। सोचो सोचो सोचो, -5 से टेम्परेचर बना 0, 0 से फिर 0 ही बना, कैसे, -5 पे आइस था, 0 पे पहुंचा तब भी आइस था, अब लिक्विड बना तब भी आइस है ना, तब भी 0 डिग्री टेम्परेचर, फिर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना। ये अप ट्रांजिशन हो रही है ना, ठीक है, अप ट्रांजिशन हो रहा है ना, सॉलिड बन रहा है लिक्विड, ठीक है। अगर तुम हीट और देते तो क्या बन जाता, गैस, है ना। अरे भाई ठीक है कि नहीं, है ना। अब सोचो कितनी हीट देनी पड़ेगी, ज़रा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन मारो, तुम तो कैलकुलेट करने में माहिर हो। सिर्फ हीट, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फॉर्मूला लगेगी MSTT, है ना। मास कितना है सर, 10, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस सर वो तो सबको पता है 1/2, टेम्परेचर का चेंज लास्ट पे 0, शुरू में 5, तो 5 डिग्री का चेंज, तो सर वो हीट आ जाएगी आपके पास 25 कैलोरीज। ठीक है सर, यहाँ कितनी हीट लगेगी ज़रा बोलो। यहाँ हो रहा है फेज ट्रांजिशन, तो ये तो नहीं लगेगी, फॉर्मूला होगा M/LV, है ना, तुम्हें पता है ना। अगर नहीं पता तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब आपको सॉलिड को चेंज करना होगा ना लिक्विड में, समझना, अगर मास है M उसका, तो आपको जो हीट देनी पड़ेगी वो होगा मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, हाँ फ्यूजन। अगर तुम्हें लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैस में, तो तुमको जो हीट देनी पड़ेगी वो होगा मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर। अब मुझे एक चीज़ बताइए, शाबाश, थोड़ा सा क्विकली, मास कितना है, शाबाश, दैट इज़ 10, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है गरीबो, 80, तो कितना बन गया 800 कैलोरी। क्लियर है। अब यहाँ पे बताना बेटा जी, Q3 कितनी हीट है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो मास स्पेसिफिक हीट डेल्टा T
मास कितना है 10, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, डेल्टा टी का मतलब 10, तो कितना लगा 100 कैलोरीज। तो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो लग रही है 825 और 100, ये हो गया 925 कैलोरीज। सर 925 में अपना काम बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, एक पेज और चाहिए मुझे यहाँ पे थोड़ा लिखने के लिए ना, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए ओके ओके ओके। अब देखो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 10 ग्राम -5 आइस -5 पे हमें कन्वर्ट करना है, हमें बनाना है 2 ग्राम स्टीम और 8 ग्राम वाटर। सर ठीक है बना लेंगे सर, आप बोलो तो सही। 10 ग्राम आइस एट -5, पहले क्या होगा, पहले ये 10 ग्राम सीधा थोड़ी बन जाएगा सर, क्या बनेगा, अरे तुम तो मेरे से ज़्यादा जानकार हो भाई साहब, बताना क्या बनेगा। पहले बनेगा वो 10 ग्राम आइस एट 0, सर पहले 0 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचेगा -5 से, फिर उसके बाद जब आइस बन गया ना, अब ये बनेगा सर 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, फेज ट्रांजिशन। फिर सर ये बन जाएगा 10 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, सीधा अब 100 तक टेम्परेचर है ना। और फिर इस 10 ग्राम में से सवाल के अकॉर्डिंग हमें बनाने होंगे 2 ग्राम स्टीम, तो सवाल के अकॉर्डिंग हम बना लेंगे 2 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। सीधी सी बात है ना, पहले -5 था टेम्परेचर, फिर बनेगा 0, बन गया है, अभी ये सॉलिड ही है, फिर बन गया है 0, अब ये लिक्विड है ना, फिर 0 से 100 टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर 100 से बन जाएगा ये भी लिक्विड है ना 100 पे, ठीक है, अब बन जाएगा 100 पे स्टीम। आया समझ? ठीक, तो तुम समझदार हो, तुम्हें समझ आ रहा है क्या ट्रांजिशन हो रही है, अप ट्रांजिशन हो रही है अभी, ठीक है, डाउन ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, अप ट्रांजिशन हो रही है, तो ठीक है ना सर। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ आ रहा है सर। तो बताइए कितनी हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, एस का वैल्यू है 1/2, डेल्टा टी इज़ 5, तो जैसे अभी किया सर 50 कैलोरीज, ठीक है, नहीं सर 50 कहाँ, 25 कैलोरीज, ठीक है, पहले वाले में 25 कैलोरीज सर, ठीक है ना, 218, ठीक। इसमें क्या है, इसमें तो फेज ट्रांजिशन हो रहा है सर, मास है 10 और स्पेसिफिक हीट है ना, रिलेटिव फ्यूजन इज 80, तो 800 कैलोरीज की हीट। फिर यहाँ पे देखो 0 से 100 टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो एस स्पेसिफिक हीट 1 होता है ना, डेल्टा टी 100, तो ये क्या आ गया 1000 कैलोरीज। क्लियर? बिल्कुल। उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, फेज ट्रांजिशन, तो फेज ट्रांजिशन में होता है फॉर्मूला m/LV, है ना, कितना मास कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ समझो कितना मास कन्वर्ट हो रहा है, 2 ग्राम कन्वर्ट हो रहा है, और लेटेंट हीट कितनी होती है 540, कितना आ गया 1080, ठीक है। तो टोटल हीट कितनी लगेगी, नेट हीट तो सब इन सब का प्लस होगा सर, इन सब को जोड़ दोगे 2905 कैलोरीज, तो 2905 कैलोरीज में आपका काम हो जाएगा, ठीक है भाई, वेरी गुड। ये समझ आया? माय डियर जीनियसेस, समझ तो आया होगा ऑब्वियसली, ऐसा हो ही नहीं सकता सर आप समझा और हमें समझ ना आए, क्या बात करो सर, ये हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अच्छा सवाल है, 50 ग्राम आइस है -10 पे, और हमने इसमें दिया है 2000 कैलोरीज का हीट। सवाल ये है, आप बताइए सिस्टम का क्या होगा, टेम्परेचर कितना बनेगा फाइनली, कितना आइस कन्वर्ट हो जाएगा पानी में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, छोटी मोटी बातें, ठीक है। देखो क्या करना है, 50 ग्राम आइस है ना एट -10 पे, ठीक, इसको क्या करो, इसको पहले कन्वर्ट करो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। -10 से टेम्परेचर बढ़ेगा, कहाँ पे पहुँचेगा, हाँ बिल्कुल सही 0 डिग्री पे। इसमें देखो इसमें कितनी हीट लगेगी, Q1, मास इज़ 50, स्पेसिफिक हीट इज़ 1/2, डेल्टा टी इज़ 10, तो ये आएगा 1R 25, 250। शाबाश, अभी हमने कितनी हीट दी है 250, हमें देनी कितनी है टोटल 2000, अभी हमने सिर्फ 250 दी है, रिमेनिंग कितनी है, बची हुई हीट कितनी है सर 25, 2000 में से आप 25 निकालो सर, क्या बात करो 1750 कैलोरीज बचेगी सर, अभी अमीरी है बहुत, आप रुक क्यों गए, आप हीट देते रहो सर, टेंशन मत लो, अभी 1750 है अपने पास सर, अमीरी बहुत है सर, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ 50 ग्राम ऑफ वाटर बना लो एट 0 डिग्री, पूरा आइस कन्वर्ट कर लो, क्या मैं ऐसा कर पाऊँगा, मास इज़ 50, 80, कितना बना 4000 कैलोरीज,
क्या तुम इतनी हीट दे सकते हो? सर गज़ब करते हो, कहाँ से देंगे सर, 1750 था, आप मांग रहे हो 4000। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे पास है ही नहीं इतनी हीट। अच्छा, तो क्या तुम्हारे पास गरीबी आ गई है क्या? हाँ सर, क्या करें, गरीबी आ गई है सर, है ना। देखो क्या, मैं चाहता था 50 ग्राम आइस का 50 ग्राम वाटर बन जाए, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए 4000 कैलोरीज, जो कि मुमकिन, बोलो भाई साहब, नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतनी हीट अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल कितनी है? 1750। तो क्या होगा सर, ये स्टेप तो नहीं हो पाएगा सर। अलबत्ता 50 ग्राम में से कुछ आइस वाटर में बन जाएगा। कितना बनेगा बताओ? 50 ग्राम आइस एट 0 डिग्री। सर सारा तो नहीं हो पाएगा, इसमें बन जाएगा सर m ग्राम्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री। ठीक है भाई, बताओ कितनी हीट है अवेलेबल? 1750। मास कितना कन्वर्ट हो रहा है? m। तब ये एल वी कितना, एल एफ कितना है? 80। तो ये मास कितना आएगा? 175/8। सर 175/8 ग्राम्स ऑफ वाटर बन जाएगा। अच्छा, तो आइस कितनी रहेगी गरीबों? फिर आइस रहेगी यहाँ पे 50 में से सर 175/8, इतने ग्राम्स रहेगा सर आइस। समझ आया मेरी बात? इतने ग्राम्स रहेगा आइस। क्लियर? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ तो समझ आई मेरी बात? ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे चले। इसको एक बारी देख लो भाई, मुझे नहीं लगता उतना मुश्किल है, बट फिर भी अगर आपको लगता है एक बारी देख लो, है ना। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा ठंडा पानी पियो और चिल करो यार, इतना मुश्किल नहीं है। थर्मल बहुत आसान है भाई, उसमें क्या दिक्कत है। एक ऐसा सेक्शन है जिसे अगर आप थोड़ा मेहनत से पढ़ते हो ना, आपके मार्क्स तो फटाफट बनेंगे, फटाफट। चले ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए दूसरा सवाल। ठीक है, मैं चाहता हूँ वीडियो को पॉज करो एक बारी और थोड़ा सा सोचो इस सवाल पे क्या होगा। सेम सवाल, 2000 कैलोरी की हीट दे रखी है, 10 ग्राम ऑफ आइस को। चलो इस सवाल को भी सेम तरीके से करते हैं। ठीक है सर, ये वाला तरीका मेरे को बहुत पसंद है। ठीक है, ये ब्लॉक बनाकर, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। -10 पे रखा हुआ है, लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाएंगे? 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या मैं ये कर पाऊँगा? क्यों नहीं सर। मास आप दीजिए 10, स्पेसिफिक हीट है 1/2, डेल्टा टी का वैल्यू दिया गया है 10, तो ये आ गया सर 25 कैलोरीज। ठीक है सर, हमने दी है 2000 कैलोरीज, आपने खर्च की है 25 कैलोरीज। सर कोई बात नहीं, अमीरी है बड़ा, शुरू शुरू में तो तुम यही बोलते हो। 10 ग्राम ऑफ आइस को कन्वर्ट करेंगे 10 ग्राम ऑफ वाटर में एट 0 डिग्री। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? सर आप बोलो कितनी हीट चाहिए? m/l। बड़ा मेरे को चाहिए 800 कैलोरीज की हीट। क्या आप दे पाएंगे? अरे सर 2000 में से 25 आप पहले ही खर्च कर चुके हो, अब आप 800 और मांग रहे हो। कोई बात नहीं सर, फिर भी हमारे पास पैसे बच जाएंगे। बेटा जी ज़रा बताना 2 स्टेप के बाद कितना बचा हुआ है? सर 2000 में से आपने 825 उड़ा दिए हैं। ठीक है, तो 2000 में से सर आप 825 उड़ा दोगे तो सर आपके पास 1150 बनेंगे। ठीक है, क्या मैं सही लिख रहा हूँ क्या? 10 10 और 100/2 50 है इधर। ओह सॉरी सॉरी, 50 तो 850 ना। क्या हो गया इसमें? ओह सॉरी, 850 तो 1150 कैलोरीज के। सर क्या समझ क्या रखा है सर आपने? अमीरी है अमीरी। अच्छा भाई साहब, बहुत अमीरी चल रही है आजकल तो। हाँ सर, और क्या। चलो ठीक है, ठीक है बेटा। अब मैं करता हूँ काम, 10 ग्राम ऑफ वाटर को मैं हीट कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ इसका टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ेगा। क्या तुम कर दे पाओगे इतनी हीट? सर कोई नहीं, आप कन्वर्ट करके तो देखो। 10 S डेल्टा T इज़ 100। कितनी हीट सर? 1000 कैलोरीज। अरे सर 1000, मेरे पास 1150 है। सर देखो अभी भी मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस है 1150 माइनस 1000, 150 कैलोरीज। सर क्या बात कर दी आपने सर। आपको क्या लगता है हम नहीं दे पाएंगे? इतनी गरीबी है, नहीं दे पाएंगे सर। देखो अच्छा, तो चलो मुझे 10 ग्राम ऑफ वाटर को स्टीम में बदलना है। कितनी हीट चाहिए होगी? क्या दे पाओगे? सर देखो मास है 10, 540 इस LV, तो 5400 कैलोरीज दे पाओगे? ना सर, आप तो सीरियसली ले गए। हम अमीर हैं लेकिन इतने अमीर नहीं हैं सर, गरीबी आ गई है सर। तब से आपको दे ही जा रहे हैं हीट, तो गरीबी आ गई है सर। अब सर देखो 10 ग्राम वाटर स्टीम तो नहीं बन पाएगा सारा, फिर आधा। हाँ देखो सर, 10 ग्राम ऑफ वाटर है एट 100 डिग्री, इसमें से सर कुछ ग्राम ही स्टीम बन पाएंगे।
एम ग्राम्स ऑफ स्टीम। कितनी हीट दे पाओगे? 150। मास कितना है? एम ग्राम्स। और एल वी 540 00। सो सर 15/540। दिस इज द अमाउंट ऑफ स्टीम फॉर्मड। एंड वाटर कितना होगा फिर इस हिसाब से? सर वाटर होगा अवेलेबल उधर 10 में से 15/540 ग्राम्स। ठीक है, क्या तुम सवाल को समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या हम और सवाल लें? अरे सर क्यों नहीं, मज़ा आ रहा है सर, आप सवाल लेते जाओ। ठीक है भाई, मैं और सवाल ये रहा नया सवाल। देखो, फाइंड द फाइनल कंटेंट ऑफ मिक्सचर। 10 ग्राम ऑफ वाटर है एट 20 डिग्री सेल्सियस, उसमें से हीट निकाली गई है, एक्सट्रैक्ट की गई है 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी की हीट उसमें से एक्सट्रैक्ट करी गई है, निकाली गई है। तो तुमको बताना है गरीबों, वहां पे गरीब इसलिए कह रहा हूँ, देखा ना तुम थर्मोडाइनमिक्स में खुद गरीब हो गए, तुम थर्मल फिजिक्स में तो ठीक है। वो वाला गरीब नहीं, असली वाला गरीब। असली में सर आप क्या जानो हम कितने अमीर लोग हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब मजाक है, सीरियसली कोई नहीं लेगा। चलो, 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस है ना, इसमें से हमें क्या करना है? हीट निकालनी है। चलो डाउन ट्रांजिशन करनी है। वाटर का टेम्परेचर पहले कम होगा, ये बन जाएगा 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री। फिर फर्दर कम होगा, क्या बन जाएगा? 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री। अच्छा, पहले स्टेप में कितनी हीट देनी पड़ेगी आपको? एम, एस का वैल्यू है 1, डेल्टा टी इज 20, 200 कैलोरीज। क्या तुम दे पाओगे? सर क्या बात कर रहे हो आप, हमारे पास 1000 है, 200 आप ले जाओ। रिमेनिंग बैलेंस चेक करना है गरीबों, 800 कैलोरीज। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे हीट कितनी है? फेज टेंशन हो रहा है ना, मास इंटू एल एफ। मास कितना है? 10, एल एफ कितना है? 80, तो कितना हो गया? 800 कैलोरीज। क्या तुम मुझे इतनी हीट दे पाओगे? सर बराबर 800 कैलोरीज है मेरे पास हीट। तो क्या रिमेनिंग बैलेंस तुम्हारे पास 0 आ गया? बिल्कुल सर। तो तुम्हारे पास सोल्यूशन में क्या होगा? तुम्हारे पास होगा सोल्यूशन में 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो फाइनल टेम्परेचर इज 0। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल। ठीक, सेम सवाल है, बस उसमें थोड़ा स्टेप ऐड किया है कि यही है 10 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री, बट इसमें से 1200 कैलोरीज इस बार ही निकालनी है हीट, है ना। तो चलो पहले दो स्टेप तो सेम ही है। 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री है ना, उसको कन्वर्ट करेंगे हम 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री। नहीं नहीं, पहले में तो 20 डिग्री था ना, 20 डिग्री सेल्सियस, फिर 0 डिग्री में बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 10 ग्राम वाटर एट, नहीं 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री। ठीक है, देखते हैं इसमें जो हीट लगेगी एम एस डेल्टा टी 20, तो 200 कैलोरीज। ठीक है, इसमें जो हीट लगेगी वो होगी 10 इंटू 80, 800 कैलोरीज। कितना खर्च कर चुके हैं? 1000 कैलोरीज। रिमेनिंग बैलेंस इज 200 कैलोरीज 1200 में से ना। तो अब आइस हो चुका है 0 डिग्री पे। अब ऐसा थोड़ी होगा अब किस में कन्वर्ट होगा अब किसी और में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। ठीक, अब आइस तो आइस है भाई, उससे कम कहाँ जाएगा? उससे तो अब टेम्परेचर ही कम होने वाला है और कुछ भी नहीं होने वाला है। 10 ग्राम आइस एट -T डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कम हुआ है ना। बताओ कितनी हीट तुम्हारे पास है? 200। मास 10, स्पेसिफिक हीट 1/2, फाइनल टेम्परेचर इज T, इनिशियल इज 0, तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा तो 40। ठीक है, T, तो इसका मतलब है टेम्परेचर बन जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। माइनस क्यों लिख रहे हो? 0 से कम तो माइनस ही होता है ना, तो -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बन जाएगा। क्या तुम समझ पा रहे हो जो मैंने कहा? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। ठीक है, एक सवाल और लेते, लेकिन इससे जो सवाल अभी मैं लेने वाला ना वो बहुत ज़रूरी सवाल है, इंपॉर्टेंट। देखो ये सवाल है, अब पे इसको क्या हो गया? इस सवाल को तो पूरा इंसर्ट किया था, आधा कहे आ रहा है, क्या हो गया? ओहो हो, बुरा मान गया है ये तो। ऊपर वाला सवाल लिखा, पॉज करके लिख सकते हो। काम करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अरे
इसको क्या हो गया है, आधा आ रहा है आधा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूँ आपके लिए सवाल, ठीक है, थोड़ा सा एक बार। अच्छा आ गया। हीट इज सप्लाइड एट द रेट ऑफ 100 कैलोरीज पर सेकंड। किसी हीटर से हीट सप्लाई की गई है 100 कैलोरी पर सेकंड पे, ठीक है, 100 कैलोरी पर सेकंड इज द रेट, मतलब पावर एक हीटर है, याद है ना तुमको, इसका पावर दिया गया है ये 100 कैलोरीज पर सेकंड फॉर 4 मिनट्स। कितने मिनट्स के लिए, 4 मिनट के लिए। किसको दी गई है ये हीट, सर ये हीट दी गई है 200 ग्राम आइस को, अरे वाह, एट -50 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर बोलना है, एंड कंटेंट, सिस्टम में क्या प्रेजेंट होगा, आइस बर्फ पानी क्या होगा। फिर बोलो दूसरा सवाल, अगर हम सिर्फ 2 मिनट के लिए हीट देते तो टेम्परेचर और कंटेंट क्या होता। एंड लास्ट पे कितने टाइम तक हीट देनी पड़ेगी ताकि टेम्परेचर 80 डिग्री बन जाए। बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं यार, एक सवाल जो बदल दे आपकी दुनिया। चलो एक ही सवाल है ना, देखो मुझे बताओ 4 मिनट्स के लिए कितनी एनर्जी देगी, कितनी एनर्जी मिलेगी फॉर 4 मिनट्स, कितनी एनर्जी निकलेगी इससे। टाइम कितना है, 4 मिनट ना, ठीक, 4 मिनट का मतलब क्या है, 4 × 60 240 सेकंड ना। तो कितनी हीट निकलेगी उससे, हीट निकलेगी सर हीटर से 200 कैलोरीज तो पर सेकंड निकल रही है, और 240 की आप बात करो तो सर 24,000 कैलोरीज। और वो किसको देना है, 200 ग्राम आइस को। शुरू हो जाओ सर, डब्बे बनाने हैं हमें। 200 ग्राम आइस एट -50 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने दी है सर 24,000 कैलोरीज की हीट। रुको सर, ऐसा सवाल तो हम खुद कर लेंगे, अभी तो ऊपर आपने दिखाया है ऐसा वाला सवाल। सर आप तकलीफ मत करो, क्या बात करो, सच में आप खुद करोगे, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो पॉज करो है, ठीक है, चलो मैं भी करता हूँ, तुम भी करो। 200 ग्राम, कसम है तुमको, मेरा नहीं देखना है, पहले पॉज करना है। अब पॉज करो बेशरम इंसान, अभी भी पॉज नहीं किया है। 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री है ना, इसमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, 200, स्पेसिफिक हीट क्या है 1/2। टेम्परेचर का कितना चेंज है 50, तो इसमें जो हीट देनी पड़ेगी 5000 कैलोरीज। क्या इतनी हीट है, हाँ सर 24,000 देनी है। फिर करो काम, फिर फर्दर 200 ग्राम आइस का बना लो 200 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री है ना, कितनी हीट देनी पड़ेगी, मास इज़ 200 एंड स्पेसिफिक हीट इज़ 80, तो 16,000 कैलोरीज। क्या बात करो, इतना है, बिल्कुल है सर। बचा हुआ कितना है, बचा हुआ है 16 और 5 हो गए 21, वो तो हम खर्च कर चुके हैं। 24 में से 21 चले गए तो कितना बचा, 3,000 कैलोरीज। 3,000 कैलोरीज अभी भी बैलेंस है, ठीक है सर। और करो काम फिर, आप इस 200 ग्राम का टेम्परेचर, 1 मिनट स्लो क्यों हुआ है ये, 200 ग्राम का टेम्परेचर आप कर लो वाटर का एट 100, ठीक है। तो इसमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, MS डेल्टा T 20,000 कैलोरीज। क्या इतनी हीट है तुम्हारे पास, अरे नहीं सर गरीबी आ गई है, केवल 3,000 ही बचा हुआ है सर, तो क्या ये हो पाएगा, नहीं। तो फिर क्या करोगे, 200 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री है ना, उसका टेम्परेचर कुछ ही बढ़ पाएगा, 100 नहीं हो पाएगा। ये बन जाएगा सर 200 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री नहीं, एट T डिग्री। बताओ कितनी हीट है तुम्हारे पास, 3,000। मास कितना है 200, स्पेसिफिक हीट कितनी है 1, T फाइनल -0, तो फाइनल टेम्परेचर कितना बन पाएगा इस चीज़ का बेटा, 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, अगर हम हीट देते सिर्फ 2 मिनट के लिए तो टेम्परेचर कितना बनता। मुझे लगता है ये तुम कर लोगे है ना। अगर 4 मिनट के लिए हीट दी थी तो 24,000 कैलोरी बन रही थी, 2 मिनट के लेंगे तो 12,000 कैलोरीज ही। तो सवाल तो ये होगा ना, 200 ग्राम आइस एट -50, बट इस बार ही देंगे इसे 12,000 कैलोरीज ही। हाँ तो दूसरा तीसरा होमवर्क रख दें, क्या बात करो, पक्का 100%, ठीक है। दूसरा तीसरा होमवर्क नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, पूछ लेना आप मुझसे, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक
कंसेप्ट बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट है, नन्ना मुन्ना प्यारा सा कंसेप्ट, वो बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़ेंगे। फिर पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आ रहा है, उसको क्लियर कर देते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है तुम्हारा इम्पोर्टेंट, और उसे कहते हैं पावर। पावर, क्या बात कर रहे हो सर, पावर इतना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल। सुनो, अगर फेज ट्रांजिशन नहीं हो रहा, ज़रा ध्यान दो, कृपया ध्यान से सुने। फेज ट्रांजिशन नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, फेज ट्रांजिशन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। कितनी हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, MSTT, है ना। पावर को क्या, कैसे मैं लिखता हूँ, कितनी हीट दे रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो क्या आएगा, M बाहर S बाहर dt/dt। बेटा ये dt/dt क्या है सर? इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है विद टाइम। तो क्या मैं पावर को ऐसे लिख सकता हूँ, MSdt/dt। क्या ये हर जगह वैलिड है? नहीं सर। कब वैलिड है? जब फेज ट्रांजिशन नहीं हो रहा होगा। अच्छा, अगर फेज ट्रांजिशन हो रहा होगा तो सर क्यों टेंशन ले रहे हो, उसके लिए भी अपने पास इलाज है। अगर फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो कितना हीट, अरे सर dq इज इक्वल टू dm मास इंटू L लेटेंट हीट। तो पावर की फॉर्मूला dq/dt सर आसान है, तो dm/dt इंटू L, है ना। तो पावर आ जाएगा उस केस में L dm/dt। dm/dt क्या है? अमाउंट ऑफ द मास दैट इज अंडरगोइंग फेज ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितना मास फेज ट्रांजिशन दिखा रहा है, ठीक है। यानी रेट, अगर मान लो आइस पिघल रही है और वो बन रहा है वाटर, तो इसका मतलब है एक सेकंड में कितना आइस पिघल कर वाटर बन रहा है, ठीक है। ओके, इसे कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं MS, ये ना dt/dt, ऐसे t लिखते हैं, ऊपर छोटा सा डॉट। ये छोटा सा डॉट की बिंदी जो ऊपर डली ना, इसका मतलब है डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, LM बिंदी, है ना। ये बिंदी क्या दिखाती है? ये बिंदी दिखाती है कि सर कितना जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद टाइम, तो इसका मतलब होता है बिंदी। ऐसे लिखते हैं यार, बस सिंबल है और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। एक टर्म है जिसे हम अक्सर यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल से आपको देख लेनी चाहिए, इसे कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। में भी अगर आपने क्वेश्चंस करे हैं कभी थर्मल के, तो आपको ये टर्म अक्सर देखने को मिली होगी। इसे हम लोग वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। सवाल ये है कि वाटर इक्विवेलेंट क्या भला है, क्या चीज़ है ये, है ना। थोड़ा इसको समझते हैं, ठीक है। आई नो कि कैलोरीमेट्री बड़ा लेक्चर बन चुका है, बट कोई बात नहीं, अभी चल रहे हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। वाटर इक्विवेलेंट मैं समझाता हूँ तुम्हें, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। जैसे सोचो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है, मास ऑफ द बॉडी इज MB, स्पेसिफिक हीट इज SB। अब तुमने इसे हीट सप्लाई किया है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, सही बात है। लेकिन इतना आसान नहीं है ये। जब आप कहते हैं ना ऐसा टेम्परेचर बढ़ जाएगा सर, हमें हीट सप्लाई करना है, इट्स नॉट दैट ईजी। सोचो तुम्हारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में तुमने रखा हुआ है पानी या कोई और लिक्विड, पानी ज़रूरी नहीं है, कंटेनर है, ठीक। जब आप हीट देंगे ना उसे, तो मुझे बताइए, तो क्या ये हीट सिर्फ इस लिक्विड को मिलेगी या फिर कंटेनर को भी मिलेगी? हाँ, ये हीट मिलेगी लिक्विड को भी और कंटेनर को भी, ठीक है। तो क्या सिर्फ वाटर, इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा कि कंटेनर का भी? कंटेनर का भी बढ़ेगा। जैसे मान लो मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा इंसान है, मिस्टर रामलाल। मिस्टर रामलाल हैज़ बीन टोल्ड, रामलाल को घर वालों ने बोला कि रामलाल जाके ज़रा ये 100 ग्राम पानी गर्म कर लेना, गर्म करना, गर्म, ये ठंडा था। रामलाल ने कैलकुलेशन लगाई कितनी हीट देनी पड़ेगी मुझे, MS∆T, ठीक है। M का मतलब है सपोज 100 ग्राम इसको बोला गया है, तो इसने लगाया 100 ग्राम स्पेसिफिक हीट। सर आपने सिखा रखा है 1 ∆T का मतलब है 100। सर मेरे को 10,000 कैलोरीज की हीट ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही सर मैं 10,000 कैलोरीज हीट दे दूंगा, पानी एकदम से गर्म हो जाएगा, मैं उतार लूँगा, बात ख़त्म सर, मुझे सब पता है, मैं जीनियस हूँ।
लेकिन रुको ज़रा रामलाल, अब गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम 10,000 कैलोरीज तो दे दोगे, लेकिन क्या वो 10,000 कैलोरीज सिर्फ लिक्विड को मिलेगी? उसमें से कुछ ज़ाया होगा, आधा किसको मिलेगा? कंटेनर को। क्या रामलाल का काम सिर्फ 10,000 में हो जाएगा? नहीं सर, थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर कंटेनर भी हीट ले रहा है। तो रामलाल ने सोचा गजब हो गया यार। रामलाल ने सोचा पानी जाए भाड़ में। यहाँ मसला है कि एम एस डेल्टा टी हो रहा है, मैं एस किसका लूँ? मैं स्पेसिफिक हीट वाटर का कि कंटेनर का? मैं मास किसका लूँ? वाटर का कि कंटेनर का? हाय, रामलाल ने सोचा नहीं, मुझे तो कैलकुलेट करना है कितना लगाना पड़ेगा कंटिन्यूसली, मुझे हीट कितनी देनी है। रामलाल ने पता किया ये कंटेनर किस चीज़ का है, पता चला ये स्टील का है। रामलाल ने सीधा कंपनी में फ़ोन घुमाया कि बताना ज़रा स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील कितना होता है। उन्होंने कहा क्यों, आपको क्या करना? उसने बोला देखो यार कि हाँ मसला अटक चुका है, एम एस डेल्टा टी का मसला है, स्पेसिफिक हीट। तो कंपनी वालों ने बोला भाई रामलाल, कंटेनर पे चेक करो, वहाँ लिखा है वाटर इक्विवेलेंट। अगर रामलाल ने अच्छी कंपनी से ख़रीदा है एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, उसके ऊपर लिखा है एक वाटर इक्विवेलेंट। अब रामलाल दौड़ता हुआ मेरे पास आया, बोल रहा है सर वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? मैं बताता हूँ वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। मैंने बोला रामलाल को, रामलाल सोचो, इस कंटेनर की जगह अगर पानी होता, इस कंटेनर की जगह अगर क्या होता? पानी होता। रामलाल ने सोचा सर सोच लिया। तो मैंने कहा रामलाल से बताओ रामलाल, इस कंटेनर की जगह कितना पानी रखोगे ताकि उसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ जाए जितना कंटेनर का बढ़ रहा था, ताकि वो उतनी ही हीट ले जितनी हीट कंटेनर ले रहा था। ठीक है, रामलाल ने कहा सर हम उसकी जगह m ग्राम्स रख लेंगे सपोज, यानी कितना मास आप कंटेनर की जगह रख लोगे पानी का, ताकि उसका टेम्परेचर उतना ही बढ़े जितना टेम्परेचर कंटेनर का बढ़ रहा था, वो उतनी ही हीट ले जितनी ही हीट कंटेनर ले रहा था। समझिए मेरी बात? तो उस मास को हम कहेंगे वाटर इक्विवेलेंट, यानी वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? कंटेनर को हटाकर उसकी जगह पानी लगा देना है आपको। ठीक है, तो सोचो बॉडी का मास क्या है? एम बी। ठीक है, कंटेनर ये ना बॉडी की स्पेसिफिक हीट क्या है? एस बी। क्लियर? ठीक है, सपोज मास ऑफ द वाटर इज एम डब्ल्यू, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज एस डब्ल्यू। मैं यहाँ करता हूँ, देखो मास ऑफ कंटेनर इज एम सी, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इज एस सी। मैंने सोचा कंटेनर की जगह पानी रख देते हैं। मास ऑफ द वाटर इज एम डब्ल्यू, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज एस डब्ल्यू। तो जितनी हीट इसको मिली है उतनी हीट उसको भी मिलनी चाहिए। तो एम सी एस सी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल। मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ कंटेनर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। मैंने रामलाल से कहा इतना मास वाटर रख देना। ठीक है, रामलाल ने कहा कि ठीक है सर। रामलाल ने ये कैलकुलेशन की, पता चला वहाँ से आया एम डब्ल्यू का मास सपोज कितना? 150 ग्राम। रामलाल ने कहा सर मुझे अब समझ आया, पता है सर मुझे इस एम की जगह क्या लिखना था? कितना लिखना था रामलाल? इसने लिखा 100 लिखना था और लिखना था 150, यानी टोटल लिखना था मुझे 250। पता है रामलाल जब भी इस कंटेनर में वाटर को हीट करता है वो क्या करता है? रामलाल ने अगर 20 ग्राम वाटर को हीट किया तो वो एम एस डेल्टा टी में लिखता है 170। मैंने बोला रामलाल से पागल हो गए हो क्या, 170 क्यों लिख रहे हो? रामलाल ने बोला सर सीधी सी बात है, 20 ग्राम का पानी और 150 ग्राम इक्विवेलेंट किसका? कंटेनर का। शायद तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ जब भी तुम्हें सवाल आए उसमें वाटर इक्विवेलेंट दिया हो तो वाटर का मास जो तुम फार्मूला लगाओगे ना, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, उसमें टोटल मास लिख देना, मास ऑफ द वाटर प्लस मास ऑफ कंटेनर। समझ आया? समझ आया? सवाल से सवाल कर, सवाल देखो क्या है, पढ़ लो गरीबों पढ़ लो। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहे कैलोरीमीटर है जिसका वाटर इक्विवेलेंट है 100 ग्राम्स। 100 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट है। मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, एक कंटेनर है उसका वाटर इक्विवेलेंट एम डब्ल्यू दैट इज़ 100 ग्राम। अगर उसमें पानी रखा गया है वो 200 ग्राम का वाटर रखा गया है उसमें। ठीक है सर, ठीक, जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। अब सवाल कह रहा है कि हमने उसमें तेल डाल दिया, हमने डाल दिया उसमें ऑयल डाल दिया हमने 500 ग्राम जिसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। आपने कहा सर ठीक है दो चीज़ें मिलाई है ना, हमें मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर बताना है। सर वही कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है सर, एक काम करते हैं, वाटर के लिए लिखते हैं, ऑयल के लिए लिखते हैं 500 ग्राम एम
स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल गिवन तो होगा 0.5, 1/2। फाइनल टेम्परेचर सर मान लो TF माइनस इनिशियल टेम्परेचर मान लो आप 80, प्लस वाटर के लिए लिखते हैं सर। वाटर का कितना मास लिखोगे? 200 ग्राम, 200 ग्राम, क्या 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 200 ग्राम? नहीं सर 300 ग्राम, रामलाल की टेक्निक सर। 200 प्लस 100 वाटर इक्वलेंट है ना, 300 ग्राम। स्पेसिफिक हीट इज़ 1, डेल्टा टी इज़ TF माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे TF मिल जाएगा। जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया TF मुझे आ रहा है 700/11, तुम भी कर लेना, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या रहा है? वाटर इक्वलेंट ऑफ ऑयल, यानी ऑयल को हटाकर अगर हम वाटर लगा लेते तो वाटर इक्वलेंट किसके बराबर होता है? अभी पढ़ा MCSC/SW, लेकिन यहाँ पे कंटेनर का नहीं निकाल रहे हैं, ऑयल का निकाल रहे हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल लिख लूँगा मैं, मास ऑफ ऑयल लिख लूँगा मैं, डिवाइड बाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो ऑयल का स्पेसिफिक हीट दे रखा है 1/2, मास ऑफ द ऑयल दे रखा है 500, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 1, तो 250। ठीक है, मतलब पता चला कि अगर हम 500 ग्राम ऑयल की जगह 250 ग्राम वाटर डाल देते तो हमारा काम बन जाता है। हाँ, अब घर वालों को जाके ये मत बोल देना तुम लोग क्या कर रहे हो ना, तुम लोग ऑयल खामखा आधा किलो डाल रहे हो 500, ठीक है, 250 ग्राम वाटर डाल दो, काम बन जाएगा। ये वैसे नहीं बोला गया है, थर्मोडायनेमिकली सवाल को सॉल्व करने के लिए ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया है विच इज़ टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ इफ़ हीट इज़ सप्लाइड एट द कांस्टेंट रेट। अब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आप क्या करते हो ना, आप यहाँ पे एक ऐसा हीटर लेते हो जिसमें कांस्टेंट रेट पे पावर सप्लाई हो रहा है। कांस्टेंट रेट पे पावर सप्लाई होने का मीनिंग मैं समझाऊं तो शॉर्टकट में कहूँगा एक ऐसा हीटर जिसका पावर कांस्टेंट है ना, जिसका पावर कभी चेंज नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा हीटर लेके आ रहे हैं जिसका पावर है 100 वाट। 100 वाट का मतलब क्या है? वो 100 जूल की एनर्जी पर सेकंड दे रहा है, ठीक है ना, ये बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अगर एक सॉलिड ले लेंगे, ठीक है, और उस सॉलिड को हम हीट करेंगे। देखो मान लो मेरे पास एक मटेरियल है, यहाँ पे सॉलिड है बेसिकली, ठीक है। इस सॉलिड का मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा? पहले सोचो जनरल तरीके से क्या होता है। इस सॉलिड का सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन रहता तो ये सॉलिड ही है ना। फिर क्या होता है? फिर इस सॉलिड का ट्रांजिशन हो जाता है, फेज ट्रांजिशन, और अब ये सॉलिड लिक्विड बन चुका है। लेकिन इस प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फिर यही लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है। अब सिर्फ हो रहा है टेम्परेचर राइज, है ना, ठीक। लेकिन है ये लिक्विड ही। फिर ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किस में? गैस में, ठीक है। ये फेज ट्रांजिशन है और इस दौरान टेम्परेचर क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट। फिर आगे इस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, बस अब ट्रांजिशन नहीं हो पाएगी, है ना। अब सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। यही स्टेप्स तो होते हैं। सॉलिड का पहले टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन रहता सॉलिड ही है। फिर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है यानी फेज ट्रांजिशन होती है। फिर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन रहता लिक्विड ही है। फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये फेज ट्रांजिशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट। लेकिन उसके बाद ये गैस बन जाता है और अब गैस का सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, ये पहले इस पर कई सारी एग्जांपल्स हो चुकी हैं, सो दोबारा से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ज़रा समझते हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो क्या है। हमारे पास एक सॉलिड था, हमने उस सॉलिड को हीट दिया कंटिन्यूसली और हीट देने के बाद उसका एक अच्छा सा कर्व बना लिया, यानी टेम्परेचर वर्सेस टाइम का कर्व। हमने उस सॉलिड को हीट दिया और देखा कि टेम्परेचर किस तरह से टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो हमने कुछ ऐसी कर्व ऑब्टेन की, पहले एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से, फिर एक इस तरह से लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे। तो अब ये जो कर्व हमें मिली है इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझना मेरी बात को। जैसे मुझे बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़ीरो है तो टाइम भी ज़ीरो है ना। यानी शुरू में टेम्परेचर क्या था? ज़ीरो। फिर देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे मान लो टाइम है T1, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो टाइम है T2, ठीक। यहाँ पे मान लो आप टाइम है T3,
यहाँ पे मान लो आप टाइम है T4 और यहाँ पे मान लो जो टाइम है वो है T5। ठीक है ना। ज़रा बताओ यहाँ से O से A तक क्या हुआ है, टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ा है ना। रहा ये सॉलिड ही है, जो मैंने अभी बोला सॉलिड का टेम्परेचर पहले बढ़ता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, फिर A से B तक देखो, अब सॉलिड का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। ठीक है, अब लिक्विड बन चुका है। अब देखो, अब सिर्फ लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है B से C तक। फिर C से D देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किस में, गैस में। और देखो फिर गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ गए, किसी भी सॉलिड को हीट करोगे तो इसी तरह का कर्व दिखेगा, प्रोवाइडेड कि वो सॉलिड नॉर्मली बिहेव करता है, बाकी जैसे सॉलिड्स होते हैं वैसे वाले। अब मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ समझनी है, थोड़ा आपको समझाना है, बेसिकली थोड़ा समझिएगा। हमने जब अभी पढ़ा ना O से A तक की बात करते हैं, O से A तक क्या है, सॉलिड, और हो क्या रहा है, टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या अभी हमने फॉर्मूला पढ़ी थी, P इज इक्वल टू MS dt बाई dt। बिल्कुल, तो ये dt बाई dt क्या देता है हमें, dt बाई dt दैट इज़ P बाई MS। आप बोलेंगे सर रुकिए, dt बाई dt तो इस ग्राफ का स्लोप है ना, तो ये स्लोप है सर O से लेके A तक। तो सर स्लोप जो है ना M, O से लेके A तक, ठीक है, यानी tan θ1, उससे सर हमें पता चलता है P बाई MS। सर समझिएगा, P तो कांस्टेंट है, पावर मास भी कांस्टेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ tan θ1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू S। S का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, समझ लेना बेटा। तो अगर मुझे सॉलिड की स्पेसिफिक हीट के बारे में कैलकुलेशन करनी है, स्पेसिफिक हीट निकालनी है, तो मैं कहाँ से कहाँ जाऊँगा, O से A तक। O से A तक का स्लोप निकालूंगा, दैट स्लोप इज़ P बाई MS। समझिए मेरी बात, ये O से A तक की कहानी है। अब A से B तक की स्टोरी सुनाता हूँ मैं। A से B तक तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है फेज ट्रांजिशन हो रहा है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ में बेटा, लिक्विड में। अब मास मान लो M है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है LF। ज़रा मुझे बोलो यहाँ से यहाँ तक कितनी एनर्जी होगी, T1 से T2 तक कितनी एनर्जी होगी, समझना। T1 से T2 तक जो एनर्जी है ये है ना T2 माइनस T1 टाइम है, इस टाइम में कितनी एनर्जी सप्लाई की होगी हीटर ने, इस टाइम में एनर्जी सप्लाई की होगी हीटर ने P टाइम्स T2 माइनस T1, और उस एनर्जी से क्या हुआ है M इंटू LF। ठीक है, तो क्या मैं LF लिख सकता हूँ P टाइम्स T2 माइनस T1 अपॉन M। ये LF क्या है, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये है बच्चा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो A से B तक मुझे पता चलेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब B से C तक बताओ किस फॉर्मेट में, लिक्विड में। B से C तक अगर मैं निकालूंगा tan θ2, वो होगा ना P बाई M इंटू S, लेकिन S किसका, लिक्विड का, तो ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, समझना। तो मुझे B से C तक पता चलेगी लिक्विड की स्पेसिफिक हीट, स्लोप निकालूंगा मैं तो। ठीक है, B से C तक। अब एक चीज़ और बताओ मुझे, अगर मैं C से D तक जाऊंगा, C से D तक, C से D तक लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। और ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट है यही बॉइलिंग पॉइंट है, पता है ना तुमको। जब A से B गया था जो टेम्परेचर कांस्टेंट था वो क्या था, वो था मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, अब अगर मैं यहाँ लिखूँगा P टाइम्स कितनी एनर्जी C से D तक गई है, T4 माइनस T3, तो मैं लिखूँगा T4 माइनस T3 टाइम में इंटू P है ना, वो आ जाएगा M इंटू LV। तो अगर मुझे LV निकालना है दैट इज़ इक्वल टू P डिवाइडेड बाई T4 माइनस T3 डिवाइडेड बाई M, है ना। ठीक, तो B से C तक, C से D तक जब जाऊँगा ना, तो इस फार्मूला से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकाल पाऊँगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, फिर लास्ट पे D से E तक अगर जाऊँगा tan θ3, वो भी तो होगा P बाई MS, लेकिन ये MS क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस,
समझ आ रही है मेरी बात? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, गैस का स्पेसिफिक हीट। तो अगर मैं यहाँ पे tan थीटा थ्री यानी स्लोप tan थीटा थ्री निकालूंगा तो उससे मुझे पता चलेगा स्लोप। स्लोप मतलब वहाँ मुझे पता चलेगा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। मुझे लगता है अगर इस टाइप का कर्व किसी भी जगह आएगा आप उस कर्व की एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना? ओके, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इस पे, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। ज़रा ये वाला सवाल देखना, है तो ये बहुत आसान बट फिर भी देख लो एक बारी। ये कह रहा है अपने पास 3 गैसेस हैं A, B और C, उनके लिए टेम्परेचर वर्सेस हीट कर्व या टेम्परेचर वर्सेस टाइम बता सकते हो, हीट नहीं लिख लेते, टाइम, टेम्परेचर वर्सेस टाइम कर्व बनाया गया है, ठीक है। आपसे पूछा बताइए स्पेसिफिक हीट किसका सबसे ज़्यादा है। क्या अभी अभी मैं बोल चुका हूँ tan थीटा होता है बराबर P/ms, ये तो स्लोप है ना, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ स्लोप इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट सबसे कम। स्लोप सबसे ज़्यादा किसका है? ए वाले का, ठीक है, देन बी, देन सी। तो स्लोप तो सबसे ज़्यादा ए का है, फॉलोड बाय बी, ये मास नहीं है स्लोप है, फॉलोड बाय सी। स्लोप सबसे ज़्यादा ए का है तो स्पेसिफिक हीट ए की कम होगी, फॉलोड बाय बी, फॉलोड बाय सी। क्या तुम समझ पा रहे हो? ठीक है। अब देखो, अब एक सिंगल सवाल, इस सवाल से सारी कहानी एक बार में क्रिस्टल क्लियर। ये देखो, ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है। इस ग्राफ में आप देखो सॉलिड को हीट किया गया है -5 डिग्री सेल्सियस से, फिर 5 सेकंड्स के अंदर वो पहुंच गया है 0 डिग्री पे, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ गया है 5 डिग्री, देन बना है 20, देन बना है 35, यहाँ से टाइम दिया गया है 10, 20, ओके। तो नटशल में ये हीट टेम्परेचर वर्सेस टाइम कर्व है। सबसे पहले आपको बोला गया है यहाँ पावर जो है ना हीटर का वो है 100 वाट, ध्यान से सुनिएगा। पावर गिवन है हमें 100 वाट, मास गिवन है 2 kg। सबसे पहला सवाल है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखो अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे ना ए से बी तक, आप ए से बी तक देख पा रहे होंगे, ए से बी तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड, इसका मतलब ये है कि ए से बी तक जो टेम्परेचर है वहाँ लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, ना 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 बेटा, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। तो इसका मतलब है यही है बॉइलिंग पॉइंट TB। ये बॉइलिंग पॉइंट कितना है फ़िलहाल 5 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो दिया गया है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। अरे नहीं भाई, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी है, मेल्टिंग पॉइंट, ओह सॉरी यार, मेल्टिंग पॉइंट TM, मेल्टिंग पॉइंट ये है, लिक्विड जब सॉलिड बनता है मेल्टिंग होता है, सॉलिड जब लिक्विड बनता है। फिर यहाँ देखो C से D तक देखो, ये वाला यहाँ पे क्या बताया था अभी, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किस में, गैस में। तो C से D लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो ये टेम्परेचर जो वो बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है फ़िलहाल, वो है बेसिकली T इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे है 60 डिग्री, 20 डिग्री। अच्छा एक बात बोलो, सवाल में लेटेंट हीट भी पूछा है ना? तुम जानते हो लेटेंट हीट कैसे निकालते हैं? मैंने क्या कहा था, जब A से B तक जाएंगे, पता करो भाई पता करो, A से B तक जाओगे तो क्या बोला था मैंने, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। A से B तक जब जाते हैं, पावर इंटू टाइम, पावर कितना है हमारे केस में 100 इंटू टाइम, A से B तक का टाइम 20 - 10, ये एनर्जी है। इससे क्या होगा M यानी 2 इंटू LF, तो ये बनेगा 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स LF, 1000/2, LF कितना आएगा 500 जूल पर केल्विन। आया समझ? पर डिग्री सेल्सियस, केल्विन नहीं दिया उसने, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। इस तरह से मुझे बोलो C से D तक, अगर मैं लिखूंगा पावर इंटू टाइम, टाइम क्या है C से D तक, दैट इज 35 - 25, 35 - 25, व्हाट इज दैट, M इंटू LV, ठीक है। तो दैट इज 100, तो ये बन जाएगा 10, दैट इज M इंटू LV। अगेन भाई LV आ गया फिर से 500, क्योंकि M है ना 2, 500 के जूल पर केल्विन, ओके ठीक है। अब चलो लेटेंट हीट तो हो गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आती है बात बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पे, स्पेसिफिक हीट्स की बात आती है। ज़रा मुझे यहाँ से यहाँ बताओ, इसका स्लोप मुझे क्या बताएगा इस वाले का,
से मैं लिख लेता हूँ ए डैश ए, ये स्लोप, ये मुझे बताएगा ना सॉलिड की स्पेसिफिक हीट। क्या मैं ए से ए डैश तक स्लोप लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर, वो होता है tan थीटा। वो tan थीटा सर आप लिख सकते हो, वो होगा परपेंडिकुलर, ये वो है 5 पर बेस है ना 10 - 5 यानी 5, स्लोप 5/5 आएगा। वही होता है सर P/ms। 1 = पावर इज 100, 2 × ms, तो s आ जाएगा 50 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर kg। ओके, अब मुझे चाहिए ना स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, तो इसके स्लोप से पता चलेगा, निकाल सकते हो बिल्कुल। ये वाला साइड कितना होगा 20 - 5 यानी 15, और ये कितना होगा ये वाला 25 - 20 यानी 5, 15/5। ठीक है, तो वहाँ पे स्लोप आएगा 15/5, वो होगा ना P/मास ऑफ लिक्विड, मास स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, तो ये आएगा 3P का वैल्यू है 100, इट इज़ 2 × SL 50, तो SL आ जाएगा 50/3। अच्छा ठीक है, जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड लास्ट पे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, वो इससे पता चलेगी ना इसके स्लोप से। यहाँ क्या है, ये 35 - 20 यानी 10, 15, 50 - 15 वो भी 15 आएगा, तो वो भी आएगा सेम। हाँ ठीक है, tan थीटा आ जाएगा वो 15/15, वो आ जाएगा P/मास ऑफ द गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, वो भी आएगी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस 50। ठीक है, तो मुझे लगता है ये करो तुम एनालाइज कर पाओगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात है क्या इस करो में? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना, अभी मिक्सचर वाली प्रॉब्लम्स भी करनी है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, अब ये वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स है कैलोरीमेट्री, इसके बाद कैलोरीमेट्री क्लोज कर देंगे हम लोग। ठीक है, एंड देन वी विल बी मूविंग टू द थर्ड सेक्शन ऑफ दिस यूनिट विच इज़ कंडक्शन। ठीक है, और वो अगले लेक्चर में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रॉब्लम ऑफ मिक्सिंग में क्या मसला है, आपको समझना क्या है। जैसे कि आपको बोला जाएगा कि चलिए दो चीज़ों को आपस में मिक्स करा गया है, तो आप मिक्स करने के बाद ये बता दो सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर क्या बन जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर वो तो हमने कैलोरीमेट्री वाले प्रिंसिपल में किया था, जहाँ पे हम लिखते थे समेशन ऑफ MI SI T फाइनल माइनस T इनिशियल इज इक्वल टू 0। क्या इससे नहीं हो जाता है? बेटा याद होगा तुम्हें, इसमें कंडीशन क्या थी, देयर शुड बी नो स्टेट चेंज, स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, याद है ना तुमको, स्टेट नहीं बदलनी चाहिए, वो कंडीशन थी इसमें। लेकिन जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ना उसमें स्टेट चेंज होगी। जैसे यहाँ पे देखो 20 ग्राम आइस को मिलाया गया है पानी के साथ, तो स्टेट तो चेंज होगी ना, या तो आइस वाटर में बन जाएगा या तो वाटर आइस में बन जाएगा, कुछ तो होगा ना। तो जिस जगह पे स्टेट चेंज इन्वॉल्व होती है उन प्रॉब्लम्स को, उन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। समझ आई बात? ठीक है। अच्छा, इन केसेस इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, यहाँ थोड़ा लिखा गया है, मैंने लिखा है थोड़ा सा कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एक रेफरेंस लेवल चूज़ किया करो, या जिसे बोलेंगे कॉमन इंटरफेस। ठीक है, दोनों ही सब्सटेंसेस को, इसको और इसको, उसी कॉमन इंटरफेस पे लेके आया करो। बस अभी समझो, मैं समझाऊंगा प्रोसीजर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पहले तो रेफरेंस लेवल चूज़ किया, फिर दोनों को उसी रेफरेंस लेवल पे लेके आ गए आप। ठीक है, और एक साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना उसको नेगेटिव लिख देंगे, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, पहले ये वाला है, चलो हम लोग रेफरेंस लेवल पहले तय कर लेते हैं। मान लो कि मैं रेफरेंस लेवल लिख रहा हूँ, मैंने बोला कि तुमको कि चलो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी द रेफरेंस लेवल। वाटर को हम 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, यही हमारी रेफरेंस लेवल होगी। ठीक है, मतलब इस सब्सटेंस को भी हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इसको हमें कन्वर्ट करना है वाटर एट 0 डिग्री, इसको भी कन्वर्ट करना है वाटर एट 0 डिग्री। दोनों को कॉमन इंटरफेस पे लाएंगे, फिर फर्दर डिस्कशन होगा। ज़रा देखो, ये है ना 20 ग्राम आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस, ज़रा याद करो कैसे कन्वर्ट होता है। पहले ये बनता है, तुम्हें याद होगा 20 ग्राम वाटर, 20 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। फिर उसके बाद, अरे बहुत सारे ऐसे सवाल किए हैं भाई, फिर उसके बाद ये बनता है 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यही तो हमारा रेफरेंस लेवल है। ज़रा यहाँ पे मुझे बताइए हीट कितनी इन्वॉल्व होगी, दैट इज M S
डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हीट वो है 50 कैलोरीज, सही बात है क्या, ठीक। फिर यहाँ देखेंगे हीट कितनी इन्वॉल्व होगी, दैट इज़ m इंटू एल इज़ 80। तो यहाँ जो हीट इन्वॉल्व हो रही है दैट कम्स आउट टू बी 1600 कैलोरीज। तो आप मुझे बताइए रेफरेंस लेवल तक पहुँचते पहुँचते कितनी हीट नेट यहाँ पर आ रही है, दैट इज़ 1600, तो इट इज़ 1650 कैलोरीज। अब ये हीट एब्जॉर्ब्ड है कि रिलीज्ड है, जाहिर सी बात है, सोच के देखो, आइस को हमें वाटर बनाना है तो ये हीट एब्जॉर्ब होगी ना, हमें देनी पड़ेगी, तब जाकर ये एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट होगा आइस से वाटर में। तो ये जो हीट है ये एब्जॉर्ब्ड है, सही। और हमने क्या कहा है सवाल में, हम एब्जॉर्ब्ड हीट को क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो लेट अस राइट इट नेगेटिव, इस हीट को हम नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एक सब्सटेंस आ गई है 0 डिग्री पे, अब इसको लेके आते हैं 0 डिग्री पे। क्या है ये ज़रा बताना मुझे। ये है 50 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, ये हम बनाएंगे 50 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ज़रा इसमें हीट कितनी लगेगी, सिर्फ टेम्परेचर कम करना है, ms डेल्टा टी, है ना, ठीक। तो ये जब आ जाएगा, ये आ जाएगा 5000 कैलोरीज। क्या ये हीट एब्जॉर्ब्ड है कि रिलीज्ड है, सर ये हीट रिलीज्ड है। आपको कैसे पता है सर, देखो जब वाटर 100 डिग्री पे था, अब इसका टेम्परेचर कम करना है, आपको 0 पे लेके आना है, तो ये हीट रिलीज़ करेगा ना, तो रिलीज्ड हीट है 5000 कैलोरीज की। अब तुम समझना, जब वाटर कन्वर्ट हुआ 100 डिग्री से 0 पे, उसने ये हीट रिलीज़ की, कितनी हीट, 5000 कैलोरीज। और यही हीट किसने गेन की होगी, इस आइस ने। समझना बात को, ये दो चीज़ें हैं ना, ठीक है। तुमने कहा 0 डिग्री पे लेके आएंगे, इसको 0 डिग्री पे लाए तो इसको हीट देनी पड़ी, इसको 0 डिग्री पे लाए इससे हीट निकालनी पड़ी। तो जितनी हीट वाटर ने रिलीज़ की है वो किसको जाएगी, वो जाएगी वाटर को, कि भैया ये लो कन्वर्ट हो जा। वाटर ने कहा, इस आइस ने कहा कि मुझे तो सिर्फ 1650 चाहिए। वाटर ने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, हम तो दे रहे हैं तुमको 5000। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ 1650 ही चाहिए। तो मुझे बताइए व्हाट इज़ द डेफिशिट, बची हुई हीट कितनी है, 5000 कैलोरीज है ना, माइनस 1650। तो जो हीट बची हुई है ना वो है 3350 कैलोरीज। अब हमारे पास सॉल्यूशन में इस टाइम पे प्रेजेंट क्या है, पता है क्या है सॉल्यूशन में, एक तो 20 ग्राम वाटर है ये वाला, और वो है 50 ग्राम वाटर, मतलब अपने पास है 70 ग्राम्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। और ये 3350 कैलोरीज की हीट अभी देनी बाकी है। तुम समझ रहे हो ना क्यों, अरे भाई जाहिर सी बात है, तुम सोच के देखो, वाटर ने दिया है 5000 कैलोरीज, उसमें से सिर्फ 1650 आइस ने किया है कन्वर्ट कॉमन इंटरफेस पर आने के लिए। अब बाकी हीट भी लगेगी ना सिस्टम में, तो कितनी हीट लगेगी सिस्टम में, 70 ग्राम को मैं तो कहता हूँ पूरा कन्वर्ट कर दो, 70 ग्राम ऑफ वाटर, इसको लेके जाओ 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें कितनी हीट लगेगी, ms डेल्टा टी 7000 कैलोरीज। क्या इतनी हीट तुम्हारे पास है, नहीं, तो सर ये गरीबी आ गई है हमारे पास अब, ठीक है। तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर देखो 20 ग्राम 70 ग्राम जो वाटर है 0 डिग्री पे, इसको हम क्या कर देंगे ना, इसका टेम्परेचर कुछ ही बढ़ेगा, इट इज़ नॉट क्या 100 बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर क्या बनेगा, 70 ग्राम वाटर एट टी फाइनल, ठीक है। हमारे पास जो हीट अवेलेबल है 3350, इसको लिखेंगे हम 70 ms डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस 0, तो टी फाइनल हो जाएगा 335 अपॉन 7 डिग्री सेल्सियस। देखो मैं तुम्हें बताऊं, सवाल को सिर्फ यहाँ तक लेके आना था, यहाँ के बाद तो नॉर्मल प्रोसीजर है जो हमने पहले इससे पहले क्वेश्चंस किए हैं, वही वाला प्रोसीजर है ना, तुम जानते हो कैसे करना है उसको, ठीक है। चलो मैं तुम्हारे लिए दूसरा सवाल लिख देता हूँ, मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास है 50 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और तुम्हारे पास है 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस, एट 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको इन दोनों को मिक्स करके बताना है फाइनल टेम्परेचर वगैरह, ठीक है। पहले इसे लेके आओ 0 डिग्री पे, वाटर एट 0, 50 डिग्री वाटर
एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितनी, यही इंटरफेस है, इसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी शाबाश, एम एस, नहीं एम एस थोड़ी, एम एल। तो 4000 कैलोरीज की हीट एब्जॉर्ब्ड है, नेगेटिव लिखेंगे। अब इसे कन्वर्ट कर दो, तो ये नहीं बन जाएगा 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री। इसका टेम्परेचर कम करने में कितनी हीट रिलीज होगी, दैट इज 500 एम एस डेल्टा टी, 40 माइनस 0, 4000 कैलोरीज। अरे वाह, बढ़िया सवाल। 4000 कैलोरीज वाटर ने दी, रिलीज हुई, और वही 4000 कैलोरीज एब्जॉर्ब हो गई। तो इसका सीधा सा मतलब ये बनता है सर, मिक्सचर का टेम्परेचर अभी होगा 0। अच्छा, हमारे पास बना क्या, 50 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर, मतलब हमारे पास है 150 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? वाह, कितना सिंपल है ना। ठीक है, एक और सवाल लिख लेते हैं, एक दो कर लेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं है मसला। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो, है ना, कर लेंगे फिर क्वेश्चंस को। सेकंड देखो, आपके पास है 50 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करना है 50 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, इसमें ना ये दोनों है, मिक्स कर दिए गए हैं, आपको बताना है। आपने बोला सर देखो सिंपल है, पहले ना इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले लिखेंगे 50 ग्राम आइस एट 0 डिग्री। ठीक है सर, फिर करेंगे काम, फिर लिखेंगे 50 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री। ये है इंटरफेस। सर यहाँ पे जो हीट लगेगी 50 एस डेल्टा टी, तो ये आ गया सर 500 कैलोरीज। और यहाँ कन्वर्ट करते वक्त जो हीट लगेगी 50 इंटू 80, वो आ गया सर 4000 कैलोरीज। तो सर जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो है -4500 कैलोरीज। कैसे, 4000 और 500। अब हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, अरे यार, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 50 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री। सही है। अब इसमें जो हीट रिलीज होगी दैट इज एम एस डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा कितना, 2000। तो रिलीज कितनी हुई है, शाबाश, रिलीज कितनी हुई है 2000। इसको कितनी चाहिए होगी, 4500। समझिए मेरी बात। अभी हमारे पास प्रेजेंट क्या है सोल्यूशन में, वो बताओ मुझे। प्रेजेंट पता है क्या सोल्यूशन में है? सोल्यूशन में इस टाइम पे प्रेजेंट है 50 ग्राम वो और 50 ग्राम वो, मतलब 100 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसने सिर्फ दी है 2000, इसको हमने दी है कितनी, 4500। तो डेफिशिट कितना है, डेफिशिट है 2500। सर ये हीट आपने एक्स्ट्रा दे दी, तो हम इसे बाहर निकालेंगे सिस्टम से। क्या अब यहाँ के बाद तुम्हें सवाल आ जाएगा, आ जाएगा ना पक्का? हाँ, देखो कैसे निकालनी है, तो डाउन जाएगा ये। 100 ग्राम आइस बनेगी एट 0 डिग्री सेल्सियस, देखते हैं बनेगी कि नहीं। जो हीट चाहिए दैट इज 100 इंटू 80, वो चाहिए होगी 8000। क्या इतनी हीट हमारे पास है? नहीं सर, दरअसल आ गई है गरीबी। तो एक काम करेंगे, ये जो 100 ग्राम है ना वाटर एट 0 डिग्री, ये सारा का सारा आइस नहीं बन पाएगा, इसमें से m ग्राम बनेगा आइस एट 0 डिग्री, है ना। तो हम बताएंगे हमारे पास कितनी हीट है, 2500 m इंटू 80। ओके, एम आई राइट, m इंटू 80, 0 कैंसल, तो m आ जाएगा 31.25 ग्राम्स ऑफ आइस। एंड बाकी क्या बचेगा, 100 में से 31.25 ग्राम्स ऑफ वाटर बच जाएगा उधर। आया समझ? इस तरह से आप और भी सवाल कर सकते हो। देखो मतलब मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि जितने आपको क्वेश्चंस देंगे ना उतने आप कर पाएंगे, ठीक है। तो मसला वो नहीं है, ठीक, दैट्स नॉट एन इशू, दैट्स नॉट सम ग्रेट थिंग। आप वो सवाल कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप प्रैक्टिस करिए जितना हो पाएगा, ठीक है। नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही है तो बताइए, कोई मसला नहीं है, बैठ के सॉल्व करते हैं। अब एक यहाँ पे ना हम जिस हिसाब से हमने ये कैलोरीमेट्री कवर किया है, हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को टच किया, कैलोरीमेट्री के टॉपिक्स को। पहले से बोलूँ तो सारे के सारे टॉपिक्स जितने इसमें कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हो सकता है किसी जगह पे हल्की फुल्की डेफिनेशंस वगैरह रह गई हों, मुझे वैसे नहीं लगता रह गई हैं, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो आप वो पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है दिस इज़
क्वाइट सफिशिएंट फॉर नीट एग्जामिनेशंस एंड जेई एग्जामिनेशन, ठीक है। तो विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम कंडक्शन जो है वो पढ़ेंगे, थर्मल फिजिक्स का तीसरा पोर्शन, ठीक है। अभी हम दूसरा पोर्शन वाइंड अप कर रहे हैं।